हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिक विकास, इंटेलिजेंट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या है? बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। हमने क्या बताया कि बुद्धि एक ऐसी पावर होती है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में, यानी कि अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, या देखो कभी आती है ठंडी मौसम आता है, कभी गर्मी मौसम आता है, कभी बरसात रहता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर जो इंसान ठंडी में रह लिया है वो गर्मी में नहीं रह पाएगा, या गर्मी में रह लिया तो बरसात में नहीं रह पाएगा। मतलब ये है कि परिस्थिति के साथ जैसा उसका वातावरण मिलेगा वो व्यक्ति वैसा समायोजन करके रह सकता है। ठीक है, बुद्धि व्यक्ति कैसे रह सकता है? क्योंकि उसकी बुद्धि में इतनी पावर है कि वो अपने परिवार के साथ समायोजन कर सकता है। आगे हम व्यवहार कार्य करने की विधि, समस्या को सुलझाने की क्षमता के रूप में प्रदर्शित होने वाली योग्यता है। यानी कि बुद्धि व्यक्ति के जो भी व्यवहार करता है, मतलब कोई भी इंसान कोई भी कार्य करता है, जैसे कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कवि है, कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, तो वो क्या करता है, अलग अलग अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करता है। अब देखो कोई रहता है होम मैनेजमेंट रहता है, कोई बजट वाला मैनेजमेंट, कुछ भी मैनेजमेंट करता है तो कैसे करता है? अपने दिमाग से ही तो करता है। जो भी घर में देखो गृहिणियाँ आती हैं, हर जो अपने घर की प्रॉब्लम होती हैं अपनी बुद्धि से तो सुलझाने की कोशिश करती हैं। अगर उनके पास बुद्धि नहीं है तो कैसे कोई काम कर पाएंगी? तो वही बुद्धि व्यक्ति के जो भी व्यवहार है उसमें चेंजिंग लाएगा, समस्याओं को बदलने में उसको निपुणता रहेगी, कार्य करने की विधि में भी उसको जो अच्छे तरीके से आएगा। आगे हम बात करते हैं फिर आगे है हरमन के अनुसार। ठीक है, हरमन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि हरमन ने कहा है कि अमूर्त चिंता की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जो दिख रहा है उसको तो बुद्धि तो कहेंगे, जो नहीं देख रहा है मतलब दिख रहा है उसके बारे में भी चिंता करना ही बुद्धि है। ठीक है, अब भाई दिमाग रहेगा तभी तो कोई, जिससे मान ली हम मोबाइल के एग्जाम्पल ले लें। मोबाइल पहले दुनिया में नहीं आया था, जबकि मैं बात करूं तो ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक से बन गया होगा ना, तो उसके बारे में किसी न किसी ने तो सोचा होगा ना कि इसमें क्या क्या उपकरण लगा दिया जाए कि वो मोबाइल बन जाए। तो क्या हुआ, जो नहीं दिख रहा था उसके बारे में भी सोच करके अच्छे एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो वही है अमूर्त चिंता की बुद्धि। यानी कि जो ना दिखने वाली चीज़ है उसको भी सोच करके, उसको भी समझ करके कोई नया चीज़ बना देना, कोई नई योजना बना देना, कोई कुछ भी बना देना। ठीक है, आगे हम बात करने स्टर्न के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, नई परिस्थिति में समायोजन की योग्यता बुद्धि। यानी कि हमने अभी बताया कि मौसम बदलता रहता है, मतलब मौसम के साथ साथ रहन सहन सबका बदलता रहता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर जो गांव में रह लिया है वो जाकर के मुंबई शहर में या दिल्ली अमेरिका में नहीं रह सकता है। अब भले 2-4 दिन 5 दिन उसको दिक्कत लगेगी, लेकिन वो परिस्थिति के साथ समायोजन करके रह सकता है। आगे हम बात करें क्या है, नोट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट बुद्धि का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। आइए हम बात करें बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है बताइए, बुद्धि क्या है? आगे थोड़ा चलते हैं। पहले बुद्धि क्या है? बुद्धि है सीखने की क्षमता। यानी कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम को करेक्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ सीख रहे हैं, नई नई चीज़ों को जान रहे हैं, तो आपके पास दिमाग है तभी तो आप वो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। तो बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है। ठीक है, आगे हम बात करें योग्यता बुद्धि है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अमूर्त चिंता की योग्यता ही बुद्धि। यानी कि जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में चिंता करना तो बुद्धि है ही है, दिमाग है ही है। उसके बारे में जो नहीं दिख रहा है, देखो अभी कोई किसी बच्चे से कह दो कि आप शेर के बारे में पोएम लिखो, तो उसको सामने में थोड़ी ना ला करके पोएम लिखने के लिए थोड़ी ना आप ला करके वो रख दोगे, क्या बोलते हैं, शेर को ला करके रख दोगे तब वो कोई पोएम लिख पाएगा या कोई निबंध लिख पाएगा। वो इमेजिन करके, यानी कि जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी सोच समझ करके वो कॉपी में लिख सकता है कि उसके 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है, कान होता है, 2 कान होता है, ये लिख सकता है। यानी कि जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी बच्चा लिख सकता है। आगे हम बात करें तर्क करने की क्षमता। यानी कि सोचने समझने की क्षमता होती है। आपके पास दिमाग है, आपके पास बुद्धि है, तभी कोई चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें क्या है, जन्मजात मानसिक योग्यता बुद्धि। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में आएंगे बने, मतलब कि माँ के गर्भ से बाहर निकल के आएंगे तभी बुद्धि को ग्रहण करें। बुद्धि क्या होती है? जन्मजातीय और आनुवंशिकता होती है। यानी कि आपके फैमिली में आपके जो पूर्वज हैं, आपकी पूर्वज के पास कितना दिमाग है, ये नहीं कि आपको एकदम से बज्जत उसके पूरे खानदान में पागल हैं और आप हो सकता है कि आप वो बन जाएं, एक महान विद्वान बन जाए, हो सकता है बन सकते हैं, लेकिन आपके साथ पुस्त एकदम से पागल है तो आप कतई ना विद्वान नहीं बन सकते हो। तो वही है कि जन्मजात मानसिक योग्यता बुद्धि। यानी कि आप बुद्धि जन्म से ही लेकर के आओगे। ठीक है, इसको अर्जित नहीं कर सकते हो, अर्जित तो ज्ञान कर सकते हो। ठीक है, आगे हम
बुद्धि क्या होती है? व्यक्तिगत विभेद पाई होती है, यानी कि बुद्धि जो होती है हर इंसान में अलग अलग होती है। हमारे पास कुछ और है, आपके पास कुछ और है। देखो, कोई रहता है मजदूरी करता है, उसके पास दूसरा होता है दिमाग, है। कोई रहता है सिलाई कढ़ाई बनने में बहुत ज़्यादा तेज रहता है, कोई रहता है कि एक अच्छा कलाकार सिंगिंग में हो सकता है, बुद्धि उसके पास तेज हो सकती है। कोई मतलब हर चीज़ में वो अलग अलग चेंजिंग होता रहता है। उसके बाद में बुद्धि को यहाँ पे हम मिटा देते हैं। बुद्धि का निर्धारण जन्म के पूर्व ही हो जाता है, इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि बुद्धि जब आप पैदा हुए हैं ना, तभी लेकर के पैदा हुए। तो जितना आप, अगर आपका IQ लेवल 70 या 80 है, तो इसको ऐसा नहीं है कि आप 100 कर सकते हो। आपका अगर 70-80 है तो आप 70-80 ही रहोगे। बाकी आप क्या कर सकते हो, ज्ञान में थोड़ा ज्ञान को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ज्ञान में बढ़ा सकते हो, लेकिन बुद्धि को ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण। अब हम भाई बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण देखेंगे, क्या क्या होना चाहिए। कैसे आप कोई बुद्धिमान है तो उसको पहचान सकते हो कि ये बुद्धि है बिना बात किए हुए। तो उसके पास क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, यानी कि वो उसकी दूर की नॉलेज होना चाहिए। देखो, आप उससे आप कह दो वो पूरा, अगर आप डेकोरेशन के लिए बता दो कि मेरे घर का डेकोरेशन करना है इस चीज़ में, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर के आएगा। जब वो घर बन के तैयार होगा, यानी जब उसका घर एकदम पूरा डेकोरेशन से तैयार हो, अच्छा लगे, ठीक है, तो उसके बाद दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वाक चतुर होना चाहिए, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास बुद्धि है, वो ऐसा मतलब बात करता है कि आपको बातों में भी फुसला सकता है, ठीक है। जिससे कोई कहते हैं, कोई कहता है कि चापलूसी, यानी कि चापलूसी कर रहा है। तो उसके बातों में ऐसी मिठास होना चाहिए ताकि कोई किसी को अपने और कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम ध्यान केंद्रित करने वाला। अब इसको क्या समझे कि, यानी कि ध्यान केंद्रित की बात करें, ध्यान केंद्र यानी कि उसके पास ऐसे लक्षण होना चाहिए, उसका ऐसा बिहेवियर, उसका व्यवहार होना चाहिए कि किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में चिंता करना ही बुद्धि है, ठीक है। ये नहीं कि जो सामने है उसी के बारे में बता सको तो वो बुद्धि का है, यानी कि जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में इमेजिन करके करना ही बुद्धि है। आगे हम बात करें क्या है, समस्या का समाधान आसानी से करने वाला, यानी कि आपके पास बुद्धि है तो आप कोई भी समस्या दे दो तो उसका आसानी से हल कर सकता है, ठीक है। आगे हम बात करें क्या है, कार्य व्यवहार व विचार में संतुलन, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसकी जो कार्य होगा, उसका जो व्यवहार होगा, उसके जो सोचने की थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो बैलेंस वाली होती है। नहीं कि अगर आपके पास अच्छा व्यवहार है तो कार्य अच्छा नहीं कर पाएगा, या कार्य अच्छा है तो विचार अच्छा नहीं रख पाओगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं थोड़ा। आगे क्या है, अगला क्या है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। तो भाई बुद्धि को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। हमने क्या बताया था, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है, लेकिन ज्ञान क्या होती है, अर्जित की जाती है, ठीक है। ज्ञान क्या होती है, अर्जित की जाती है। अब हम समझते हैं इसको। बुद्धि क्या है, ये जन्मजात और आनुवंशिक शक्ति होती है। बुद्धि जो होती है, जब पैदा होता है कोई बालक तभी लेकर के पैदा होता है, लेकिन ज्ञान क्या होता है, ज्ञान इससे बाहर की दुनिया में आता है, समाज के साथ घुलता मिलता है, अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, लोगों के साथ रहता है, तो वो ज्ञान को अर्जित करता है, ठीक है। देखो, ज्ञान ऐसी चीज़ है जो जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। लेकिन बुद्धि ऐसी है जो जन्म होने के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि वो बाद में डेवलपमेंट होगा, जन्म के बाद जैसा है ना उसे घटाया जा सकता है ना उसे बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बात करें, आगे क्या है, बुद्धि अपरिवर्तन है जिसे ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान इससे बढ़ाया भी जा सकता है और इसे घटाया कैसे जा सकता है। आपको अगर देखो, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और 2-4 महीने बहुत अच्छे से तैयारी किया, साल भर हो जाए, अब 5 साल आप ना पढ़ो तो आपको जैसे लगता है कि आप नर्सरी LKG के बराबर हो, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका ज्ञान में जो नॉलेज जो तेज था वो घट गया ना। तो वही है कि जब बुद्धि होती है उसे ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसा है जिसे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। आगे हम बात करें क्या है, बुद्धि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, यानी कि जो बुद्धि होता है व्यक्ति को क्या बनाता है, बुद्धिमान कह सकते हो। लेकिन जो ज्ञान होता है ना, जिसके पास, इंसान के पास ज्ञान होता है, उसे क्या कह सकते हो, विद्वान कह सकते हो। बुद्धिमान और विद्वान में बहुत अंतर है, ठीक है। विद्वान वो होगा जिसके पास ज्ञान होगा, और बुद्धिमान वो होगा जिसके पास बुद्धि होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, क्या है, आगे है, बुद्धि शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन एवं निर्देशन करती है, अतः बुद्धि के सभी अंगों का विकास होता है, ठीक है। यानी कि बुद्धि में सभी अंगों का विकास होता है, लेकिन ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से किसी विशिष्ट अंगों का विकास होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं थोड़ा। आगे क्या हमारा, बुद्धि बौद्धिक विकास के विशेषता, ठीक है।
पहला क्या है, बुद्धि विकास के सामान से विशिष्ट की ओर होती है। यानी कि देखो बुद्धि पहले छोटी चीज़ों की, मतलब जैसे हमने अभी पिछली कक्षा में बताया था कि किसी भी चीज़ का विकास होता है तो पहले बड़ी चीज़ों का विकास होता है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। लेकिन जब वही बालक बड़ा होने लगता है तो छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होने लगता है। तो वही कहा कि सामान से विशिष्ट की ओर उसका विकास होता है। ठीक है, आगे हम बात करें, बौद्धिक विकास वंशानुक्रम वातावरण का प्रतिफल है। यानी कि जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिक से और वातावरण के दोनों मेल से बनता है। फिर आगे हम बात करें, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का विकास होता है वो कर्मिक होता है। ठीक है, बुद्धि का विकास होता है जो, आगे क्या है, मतलब बुद्धि के सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, यूनिफेक्शन थ्योरी। बुद्धि के विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफेक्शन थ्योरी। ठीक है, हम इसको जूम करके देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं थोड़ा क्या है। देखो बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऐसे याद कर लेना है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया भाई, बी ने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है। ठीक है, जो कि वर्तमान में ये मान्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है क्या है, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है क्या है, द्विकारक सिद्धांत। इसको किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। इसमें कितने प्रकार की बुद्धि को वर्णन दिया है, 2 प्रकार की। कौन कौन, एक जनरल एक स्पेसिफिक। ठीक है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरा क्या है, बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत इसने कितने दिया है, थर्नडाइन ने दिया है। इसने कितने प्रकार के दिया है, 3 प्रकार के, सामाजिक, अमूर्त और मूर्त बुद्धि। ठीक है, उसके बाद में क्या है, समूह कारक सिद्धांत। इसको किसने दिया है, थ्रस्टन ने दिया है। ठीक है, थ्रस्टन ने दिया है। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, 7 प्रकार के, 7 तरह की योग्यताओं को बताया है। ठीक है, अगला क्या है, पदानुक्रम सिद्धांत। इसको किसने दिया है, इसको दिया है फिलिप वर्नन ने दिया है। ठीक है, इसका समर्थन कौन थे, स्पीयरमैन थे। ठीक है, आगे हम बात करें, बुद्धि का संरचना किसने दिया है, बुद्धि का संरचना जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इन्होंने कितने प्रकार के कहा है, संज्ञान, अपसारी, स्मृति और मूल्यांकन। ठीक है, फिर आगे है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, और किसने दिया, प्रतिपादक कौन है, आरबी केटल है। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या क्या, यानी कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है किसी के अंदर। ठीक है, तो हम क्लास का शुरू करते हैं। एक कारक सिद्धांत, इसको कई नामों से जाना जाता है, यानी कि एक कारक सिद्धांत को कई नामों से जान सकते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा सार्वभौमिक सिद्धांत। ये मैन नहीं होगा, एक कारक सिद्धांत में कई नामे हैं। पहला है सार्वभौमिक सिद्धांत, दूसरा है एकात्मक सिद्धांत। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, आगे क्या हमारा है, आगे हमारा क्या है, खंडात्मक सिद्धांत। ठीक है, आगे हमारा क्या है, खंडात्मक सिद्धांत। पहला क्या था, सार्वभौमिक सिद्धांत, दूसरा क्या था, एकात्मक सिद्धांत, तीसरा क्या है, खंडात्मक सिद्धांत, चौथा क्या है, एकसात्मक सिद्धांत। यानी कि कंफ्यूज मत होना, अगर एक सात्मक सिद्धांत पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है तो आप क्या बताओगे, अल्फ्रेड वीने साहब जी हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि खंडात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तब भी अल्फ्रेड वीने होगा। यानी कि जो हमने चारों नाम बताया है, 5 नाम बताए हैं, इनके प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड वीने जी हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग कौन है, अल्फ्रेड वीने जी हैं। इन्होंने कब दिया था, 1905 में दिया था। यानी कि इंटेलिजेंट के पितामह कौन है तो आप क्या बताओगे, अल्फ्रेड वीने जी को बताओगे। ठीक है, आगे हम थोड़ा बात करते हैं, आगे क्या है, बाद में इसे स्टर्न तथा टर्मन का समर्थन था। यानी कि एक कारक सिद्धांत जो है ना, सिर्फ अल्फ्रेड वीने जी ने ही किया था, यानी कि इन्होंने भी सहयोगी थे। ये भी, इनका नाम क्या था, स्टर्न तथा टर्मन था। यानी कि काम तो तीनों लोग किए लेकिन कॉपीराइट किसी एक को मिला। ठीक है, सहयोगी स्टर्न तथा टर्मन था। यानी कि एग्जाम में जब आ जाए कि एक कारक का जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो उसके सहयोगी कौन थे, तो उसके सहयोगी 2 थे। पहला था स्टर्न जी थे, दूसरा था टर्मन थे। फिर आगे हम बात करें, आगे क्या है, आगे है वर्तमान समय में इस सिद्धांत को मान्यता नहीं है। अब भाई मान्यता क्यों नहीं है, आपको दिमाग में तो जरूर बात आई होगी। तो मान्यता इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा था एक कारक सिद्धांत, यानी कि एक प्रकार का सिद्धांत, मतलब कि एक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, जिसमें अपने व्यक्ति के तमाम जो होती हैं कार्य, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। ये कौन है, ये अल्फ्रेड वीने जी हैं। इन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान के पास एक प्रकार की बुद्धि होती है, उसी एक प्रकार की बुद्धि को ग्रहण करके वो इंसान दुनिया के जितने सारे काम होते हैं, यानी कि डेली लाइफ के जो भी कार्य होते हैं वो उस बुद्धि से करता है। अब भाई देखो, आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, तो हम एक अच्छा डांसर नहीं बन सकते हैं, हम अच्छा एक कलाकार मतलब यानी कि सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, हम एक अच्छा मास्टर शेफ यानी कि कुकिंग फील्ड में नहीं जा सकते हैं, एक अच्छा मैकेनिक नहीं बन सकते, एक अच्छा वकील नहीं बन सकते हैं, एक अच्छा IPS अफसर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, हमारे पास 1000 प्रकार की बुद्धि है जिसको हम हज़ारों कामों में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे क्या है,
आगे हमारा है द्विखंडात्मक। आई होप आप एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बीने जी ने दिया है, ठीक है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड बीने दिया था। इसके कितने नाम है, इसके 4 नाम है, यानी कि एक कारक सिद्धांत के 4 नाम है। पहला है सार्वभौमिक, दूसरा है एकात्मक सिद्धांत, तीसरा है खंडात्मक सिद्धांत, चौथा है एकसात्मक सिद्धांत, ठीक है। इसको जो मतलब एकात्मक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत है, इसको प्रेजेंट टाइम में मान्यता नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने कहा था किसी भी इंसान के अंदर एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो अपनी डेली लाइफ में जो भी कार्य होते हैं उसी एक बुद्धि से करता है, ठीक है, जो सरासर ये गलत है, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे क्या है द्विखंडात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स स्पीयरमैन जी हैं, ठीक है। 2 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। किसी भी इंसान के पास 2 प्रकार की बुद्धि होती है। किसी ने कहा एक प्रकार की, भाई देखो अल्फ्रेड बीने ने कहा कि एक प्रकार की बुद्धि, और चार्ल्स स्पीयर जी हैं इन्होंने कहा कि 2 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। पहला बुद्धि का नाम क्या है, सामान्य योग्यता। दूसरा क्या है, विशिष्ट योग्यता। यानी कि पहला है जनरल होता है, ठीक है, पहला जनरल होता है, दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जनरल क्या होता है, यानी कि सामान्य योग्यता क्या होती है, ये होती है जन्मजात, यानी कि जन्म से लेकर के पैदा होता है। लेकिन जो विशिष्ट होता है उसे बाहरी दुनिया में समाज के साथ रह करके ग्रहण की जाती है, ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार इन्होंने कहा था कि सामान्य योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक कार्य को करता है। यह योग्यता उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मदद करती है, ठीक है। आगे हम बात करें क्या, विशिष्ट योग्यता, ठीक है। विशिष्ट योग्यता वह योग्यता है जो जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे कि मूर्तिकार के अंदर मूर्ति बनाने की योग्यता विशिष्ट है, ठीक है। कहा है, यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा है कि किसी भी इंसान के पास 2 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। पहला होता है सामान्य, दूसरा होता है विशिष्ट। सामान्य क्या होता है, जिसके अंदर मानसिक कार्य होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मानसिक कार्य होता है। विशिष्ट क्या होता है, मूर्ति बनाने की जो कला होती है। यानी कि देखो आपके पास सामान्य योग्यता रहेगी तभी आप विशिष्ट योग्यता को कार्य कर सकते हो। यानी कि आपके पास मन से कोई कार्य करने की इच्छा होगी तभी तो आप मूर्ति बना पाओगे। आपके पास दिमाग ही नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो आप एक अच्छा मूर्ति बना पाओगे, कतई नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये किसी पागल को कह दो कि मूर्ति बनाए तो वो बना पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं, सामान्य योग्यता नहीं। यानी कि स्पीयरमैन के अनुसार अगर एक प्रकार की बुद्धि नहीं है तो दूसरी प्रकार की बुद्धि नहीं कार्य कर सकती है। किसी भी इंसान के पास 2 प्रकार की बुद्धि होती है। पहला होता है सामान्य, दूसरा होता है विशिष्ट। सामान्य वो होता है जो मानसिक रूप से तैयार हो, विशिष्ट होता है जो अपनी कला को प्रदर्शन करे, ठीक है, अपनी कला को प्रदर्शन करे। यानी कि कोई सिंगिंग करे, कोई कलाकार बन जाए, अच्छा डांसर बन जाए, ठीक है, कोई वकील बन जाए, कोई जज बन जाए, कुछ भी बन सकता है, कोई अच्छा टीचर बन सकता है, कोई अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ये जो विशिष्ट मतलब यानी कि जो बाहरी दुनिया में यानी कि समाज में आकर के जो ग्रहण कर रहा है उसी को कहते हैं विशिष्ट योग्यता, ठीक है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। और जनरल क्या है, जो मानसिक कार्य करे, यानी कि जिसकी बुद्धि मानसिक कार्य करती है उसे कहते हैं सामान्य योग्यता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्विखंडात्मक सिद्धांत किसने दिया था। ज़्यादा देखो इसको समझने की बात नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा घोच पोछ के नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा कि द्विखंडात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स स्पीयर हैं। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि की बात की है, इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि की है, एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं, समूह कारक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसको समूह कारक सिद्धांत क्या होता है, इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। समूह कारक का जो सिद्धांत है इसको 2 नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, 7 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, खंड विश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत के 2 नामों से जानते हैं आप, यानी कि 7 फैक्टर थ्योरी को चाहे आप खंड विश्लेषण कहो चाहे समूह कारक सिद्धांत कहो, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन जी हैं, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, थर्स्टन जी हैं। थर्स्टन जी ने कहा था कि किसी भी इंसान के अंदर 7 प्रकार की प्राथमिक योग्यताएं होती हैं, ठीक है, और जो ये योग्यताएं होती हैं मिलकर के काम करती हैं, ठीक है। यानी कि जो बुद्धि होती है 7 प्रकार की होती है थर्स्टन के अनुसार। आगे हम यहाँ पे नीचे देखते हैं हमने क्या क्या लिख चुका है। आगे क्या हमने नोट पे लिख रखा है, स्पीयरमैन के सिद्धांत पर है ये सिद्धांत, यानी कि जो ये सिद्धांत है ना स्पीयरमैन के अनुसार पर, ठीक है। इन्होंने जैसे स्पीयरमैन ने कहा था द्विखंडात्मक सिद्धांत में कि किसी भी इंसान के अंदर 2 प्रकार की बुद्धि होती है, यानी कि जो विशिष्ट योग्यता वाला होता है, एक होता है सामान्य होता है। लेकिन इन्होंने कहा था, थर्स्टन जी ने कहा था कि बुद्धि न तो एक होती है न तो 2 होती है, यानी कि समूह में होती है, यानी कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। 7 प्रकार की बुद्धि होती है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ फिर हम जूम करके देखते हैं कि इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि का दिया था जिक्र,
समूह कारक सिद्धांत, यानी कि जो है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, यानी कि PMA, इनकी बुद्धि को PMA भी कहते हैं, यानी कि समूह कारक सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है PMA के फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। ये थर्स्टन जी हैं, इन्होंने पहला क्या बुद्धि का नाम दिया था? वाचिक बुद्धि। फिर उसके बाद है संख्यात्मक योग्यता, उसके बाद तीसरे नंबर पर था दैशिक संबंध, उसके बाद में प्रत्यक्षित है, उसके बाद में शब्द प्रवाह, उसके बाद में स्मृति है, 7वें नंबर पर आज्ञानात्मक है, ठीक है। अब हम एक एक को समझते हैं, ठीक है। पहला क्या है? वाचिक बुद्धि। इन्होंने थ्रस्टन जी ने कहा था किसी भी के अंदर अगर उन वाचिक बुद्धि होते हैं, यानी कि उनके अंदर भाषा विकास होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि नेता लोग हो जाते हैं, वो उनको अगर एक टॉपिक दे दिया जाए तो कितना लंबा बात बना के बोल देते हैं, ठीक है। उनके पास थोड़ी ना रहता है कि आपको लिख करके याद किया जाता है कि इसको याद करके बोलना है, या फिर कोई पोएट होता है या कोई लेखक होता है तो उनके अंदर क्या होता है? वाचिक बुद्धि वाली होती है, यानी कि वर्बल वाला होता है, वाचिक बोध वाला बुद्धि होता है, जिसलिए वो अपनी बातों को अगर उनके पास एक टॉपिक दे दिया जाए तो उसको हजारों पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वाचिक बुद्धि का जो विकास होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बात करें? क्या है? संख्यात्मक बुद्धि, ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, यानी कि जो इस प्रकार की बुद्धि होगी, संख्यात्मक योग्यता वाला जो बुद्धि होगा, उनके पास जो संख्या वाला यानी कि अंकीय ज्ञान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो आम लोगों से कम होता है। देखो कोई रहता है कि कितना जल्दी से फट से अगर आप उसको कैलकुलेशन करने के लिए बोल दे तो फटाफट कैलकुलेशन करके दे देता है, लेकिन वहीं पर अलग कोई बच्चा होता है नहीं दे पाता है। तो जो सेकंड नंबर पर जो है संख्या वाला है, संख्या की जो ज्ञान होगी उनके पास ज़्यादा होगी। आगे हमारा क्या है? दैशिक संबंध, ठीक है, यानी कि मतलब कि रास्ते की बात कर रहा है, यानी कि स्थानीय ज्ञान, यानी कि किसी भी बालक को जिसके पास देशी संबंध होगा वाला बुद्धि होगा, उनके पास स्थान की नॉलेज ज़्यादा होगी। यानी कि जब 2 ड्राइवर हो ना, अगर एक ड्राइवर हो जो नॉर्मल वाला हो, एक हो बेसिक वाला हो, यानी कि जिसके पास स्थानीय ज्ञान हो, तो अगर चाहे जहाँ आप कह दो तो हर गली में जा कर के भले हो वो उस रास्ते से गया हो या नहीं गया हो, लेकिन उसको स्थान की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। कोई रहता है नहीं है कि उनसे अगर नए भी रहे तो उनसे पूछो तो बिना वजह मतलब बिना झिझक किए हो अपने अच्छा से रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास दैशिक संबंध का जो बुद्धि होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे हमारा क्या है? आगे यहाँ पे लिख देते हैं, आगे क्या है? प्रत्यक्ष गति, ठीक है। आगे चौथा नंबर पे हमारा है प्रत्यक्ष गति, ठीक है। प्रत्यक्ष गति यानी कि किसी वस्तु को यानी कि बहुत किसी को रहता नहीं, अगर कपड़ा लेने को कह दो तो इतना अच्छा से उसको जूम करके मतलब हाथों से मसल के बता देंगे कि इस क्वालिटी का है या इस नंबर का है, ठीक है। यानी कि उनको सामान को पहचानने में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जो इस प्रकार की बुद्धि उनके पास होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को परखने की बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान होती है, ठीक है। कोई रहता है कि सामान ले आता है, बिना उसको देखे घर पर आता है तो डांट खाता है, लेकिन वहीं पर कोई सामान होता है उसको सामान को लेने के लिए उसको पूरा दिन बीत जाता है, क्योंकि उसको अच्छा सामान नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बार चेक करता है, हाथों से मसलता है, ये देखता है कि ये इसका कलर तो नहीं छूट रहा, या टूट तो नहीं जाएगा, उसको नीचे से ऊपर से इधर उधर देख करके कोई सामान करता है, यानी कि उनको वस्तु को परखने की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। आगे हम बात करें शब्द प्रवाह, जिसके पास शब्द प्रवाह, देखो अभी हमने बताया नेता को, यानी कि कोई रहता है कि बातें इतना मीठी कर लेता है कि वो अपने आप किसी और को अपने और आकर्षित कर लेता है, यानी कि अगर एक लाइन बोल देता है तो एक लाइन से बोलने से ही कोई किसी के ऊपर दीवाना बन सकता है। जैसे कि कवि लोग होते हैं, कवि लोग 4 लाइन की कोई कविता लिखते हैं कि उसी 4 लाइन कविता में कितनी ज़्यादा आप लाइन की उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, यानी कि उस छोटे से पॉइंट में एक बड़ा अर्थ निकल जाता है, यानी कि उनके पास शब्द की जो ज्ञान होता है बहुत ज़्यादा होता है। नेता की ही बात करें, नेता छोटा ही टॉपिक बोलते हैं, लेकिन ऐसा टॉपिक बोलते हैं कि कोई सामने वाला बैठा होता है वो मनमोह हो जाता है, यानी उसके ऊपर आकर्षित होकर के अपना वोट दे देता है, ठीक है। उसके बाद में आगे है स्मृति, 6वें नंबर पे स्मृति है। स्मृति को क्या कहते हैं? स्मृति जैसे कि आपको कोई चीज़ है जानने की बहुत ज़्यादा लग रहेगी, यानी कि कोई रहता नहीं बच्चा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ। कोई रहता है कि बालक कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है। कोई भी आदमी होता है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो खाली बिस्तर पे बैठा रहता है, पड़ा रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई रहता है एकदम से, आपको याद समझ में आ रहा होगा, यानी कि किसी भी चीज़ को याद करने की बहुत ज़्यादा उसको इच्छा होती है, इस प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद में अज्ञानात्मक तर्कना, ठीक है। अज्ञानात्मक यानी कि सृजनात्मक, कोई बच्चा होता नहीं है कि उसको मतलब कुछ नया करने की उसको ललक रहती है, तो जिस प्रकार के उनके पास बुद्धि होगी वो कैसा होगा? अज्ञानात्मक बुद्धि का होगा, ठीक है।
हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया है वाचिक बोध, यानी कि किसी भी कोई भी नेता ले लो, कोई भी कवि ले लो, उसके पास बात बोलने की कितनी ज़्यादा होती है, नॉलेज होती है। फिर उसके बाद कोई संख्यात्मक, यानी कि किसी को अंक का ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, जिस पे बुद्धि होगी। फिर होगा देशी संबंध, यानी कि उनको स्थान की ज़्यादा नॉलेज होगी। फिर ठीक है, किसी को वस्तु को जानने की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। उसके बाद में शब्द बरुआ, यानी कि अपनी बातों को बोलने की कितनी अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, उसके बाद में है 6वें नंबर पर स्मृति, फिर अग्नात्मक है। आई होप थर्स्टन जी का ये जो समूह कार्य सिद्धांत है आपको समझ में आया होगा। कल मिल तीन बुद्धि, तिर मतलब कि तीन बुद्धि, जैसे कि नाम से अगर आपको याद नहीं हो रहा तो वैसे याद कर ले, तिर मतलब तीन बुद्धि। ठीक है, यानी कि त्रिबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि इसके प्रतिपादक जी कौन है, तो स्टर्नबर्ग जी हैं। ठीक है, इनके जो कर्ता धर्ता हैं, इन्होंने जो नाम दिया है त्रिबुद्धि का सिद्धांत, उनके प्रतिपादक कौन है अगर पूछा जाए तो स्टर्नबर्ग जी हैं। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने कहा किसी भी अंदर, मतलब किसी भी मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि होती है। अभी तक हमने पढ़ा एक कारक मतलब एक बुद्धि, जो खंडात्मक में पढ़ा हमने 2 प्रकार की बुद्धि, लेकिन स्टर्नबर्ग ने जी कहा कि किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, जिसको उन्होंने PCA का जिक्र किया, यानी कि अपनी बुद्धि को जो तीन प्रकार की बुद्धि दिए थे, PCA जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो बुद्धि था, मतलब कि 3 प्रकार की बुद्धि था, उन्होंने अपनी बुद्धि को शॉर्ट फॉर्म दिया, जो कि नाम क्या पड़ा, PCA। अगर एग्जाम में आ जाए कि PCA का जिक्र किसने किया है, तो किसने किया है, स्टर्नबर्ग जी ने किया है। ठीक है, आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब PCA का हम फुल फॉर्म समझते हैं, यानी कि PCA का जो जिक्र किया है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो P से क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जो कि हिंदी में क्या होता है, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, जबकि C का क्या होता है, C का फुल फॉर्म होता है कॉन्टेंट्स, यानी कि रचनात्मक होता है। ठीक है, और जबकि ए का क्या होता है, ये का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो एनालिटिकल्स होता है। इसका हिंदी क्या होता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि को समझते हैं। यानी व्यवहारिक बुद्धि के बारे में हम समझते हैं कि इन्होंने जो 3 नाम दिए हैं, प्रैक्टिकल या फिर व्यवहारिक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, किसी के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि क्या करके ये समाहित किया है, तो हम पहले व्यवहारिक को समझते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा, त्रिबुद्धि का सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने कहा, किसी भी अंदर अगर 3 प्राणी है तो तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर किसी के पास व्यवहारिक बुद्धि है ना, तो वो कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, कोई भी अगर काम हो रहा है, ठीक है, उसके सामने हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, अपने अंदर इंक्लूड करना चाहेगा। ठीक है, वो अपने अंदर अप्लाई करना चाहेगा, यूज करना चाहेगा, या फिर अमल करना चाहेगा। जो भी अच्छाई होती है, व्यवहारिक बुद्धि होती है। ठीक है, व्यवहार वाला जो होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अब कोई मोबाइल में कुछ गेम देख रहा है, गेम नहीं, कोई मारपीट वाला देख रहा है या कोई खाना देख रहा है, तो उसके कोई भी प्राणी उसको अमल करके वो चीज़ अपने घर में लागू करे। ठीक है, कोई अच्छाई हो रही है या कुछ भी बुराई हो रही, तो अपने डेली लाइफ में उसे क्या करता है, इंक्लूड करना चाहता है, यानी डेली लाइफ में वो करना चाहता है, यानी कि व्यवहार में लाना चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि है। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएं कि व्यवहारिक बुद्धि उसे कहते हैं कि जो किसी भी प्राणी के सामने अगर आसपास हो रहा है, तो वो अपनी लाइफ में उसको क्या करता है, व्यवहार में लाता है। ठीक है, चाहे वो अच्छी बातें हो, चाहे वो बुरी बातें हो। ठीक है, आगे हम बात करें रचनात्मक बुद्धि। रचनात्मक बुद्धि किसे कहेंगे, रचनात्मक बुद्धि वाला जो इंसान होगा वो कैसा होता है, सृजनात्मक वाला होता है। ठीक है, आविष्कारक वाला होता है, खोजकर्ता होता है, या फिर प्रैक्टिकल वाला होता है। या ठीक है, सृजनात्मक मतलब कि नई नई चीज़ों को करता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है। ठीक है, आविष्कारक होता है, खोज वाला होता है। ठीक है, रचनात्मक मतलब आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम बात करें विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को आलोचना करता है। ठीक है, चीज़ों को विश्लेषण करता है, जैसे कि कैसे कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, यानी कि जड़ से, सर से लेकर पैर तक उसको पूरा जानना चाहता है, यानी कि चीज़ों को अंदर तक घुस तक के उसको छानबीन, यानी कि मूल्यांकन करना ही क्या कहता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, हम आपको फिर से बता देते हैं। व्यवहारिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल मन, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, व्यवहार, यानी कि जो चीज़ें आपके आसपास हो रही है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, तो अपने अंदर वो शामिल करना, व्यवहार में वो चीज़ें करना, तो क्या कहलाता है, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, जो ऐसा इंसान होगा व्यवहारिक बुद्धि वाला होगा। ठीक है, कोई होता है रचनात्मक बुद्धि, यानी कि जो क्रिएटिविटी वाला होता है, यानी कि सृजनात्मक होता है, आविष्कारक होता है, खोज वाला होता है, या फिर प्रैक्टिकल में वो चीज़ें करता है, तो वो कैसा होता है, उनके अंदर कैसी बुद्धि होती है, रचनात्मक वाली बुद्धि होती है। विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होती है, यानी कि जो जिसके अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि होगी, वो इंसान कैसा होगा, वो चीज़ों को आलोचना करना चाहेगा। ठीक है, वो विपरीत, यानी कि तुलना करना चाहेगा कि ये कैसे हुआ तो ऐसा करना चाहिए, तो ये ठीक होगा। ठीक है, चीज़ों को मूल्यांकन करना चाहेगा। ठीक है, ये पूरा था त्रिबुद्धि का सिद्धांत। त्रिबुद्धि का सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने किसका जिक्र किया था, PCA का जिक्र किया था। ठीक है, होगा बहुतत्व का सिद्धांत, यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसके प्रतिपादक
कौन है? थर्नाडाइक जी है, ठीक है, थर्नाडाइक जी हैं। थर्नाडाइक इन्होंने बहुत प्रकार के सिद्धांत के दिया है, उसमें भी एक सिद्धांत क्या है, बुद्धि के बारे में भी दिया है। उस बुद्धि के सिद्धांत का नाम है बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। देखो हमने अभी तक पीछे आपको बताया है कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक मतलब द्विखंड वाला बताया था, फिर त्रिबुद्धि वाला बताया था, लेकिन थर्नाडाइक जी ऐसे हैं जिन्होंने क्या बताया है, बहुतत्व यानी कि बहुत प्रकार के इन्होंने तत्व बुद्धि के बारे में बताया, ठीक है। आगे हम बताते हैं कि कितने प्रकार के इन्होंने बुद्धि का जिक्र किया है, ठीक है। इनका मानना था कि व्यक्ति में क्या होता है, कोई सामान्य योग्यता यानी कि जी फैक्टर नहीं होता। जी फैक्टर यानी कि इंग्लिश में से क्या है, जनरल मतलब है, ठीक है, जनरल योग्यता किसी के अंदर नहीं होती है। इसको हम समझते हैं कि सामान्य योग्यता जनरल फैक्टर क्यों नहीं होता, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखो हमने आपको द्विखंड सिद्धांत में आपको बताया था, जिसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। वो स्पीयरमैन ने कितने प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था? 2 प्रकार, यानी कि द्विखंडात्मक सिद्धांत में 2 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था। एक था सामान्य योग्यता, जिसे क्या थे, जनरल कहते थे, और एक था विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक था। तो वही बहुतत्व यानी कि इन्होंने स्पीयरमैन को आलोचना करते हुए कहा, थर्नाडाइक ने, कि किसी के अंदर मतलब जन्मजात जो होता है नॉलेज यानी कि बुद्धि जो होता है, नॉलेज नहीं कह सकते उसको, इंटेलिजेंट कहते हैं। इन्होंने थर्नाडाइक ने कहा कि किसी भी बालक के अंदर जन्मजात की कोई बुद्धि नहीं होती, यानी कि जी फैक्टर यानी कि सामान्य योग्यता बुद्धि नहीं होती, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, हम फिर से बता दें। थर्नाडाइक जी का मानना था कि सामान्य योग्यता यानी कि जनरल फैक्टर जो होता है, यानी कि जो जन्मजात बुद्धि होती है, किसी भी बालक के अंदर नहीं होती है, जो कि स्पीयरमैन का आलोचना करते हुए कहा, ठीक है। फिर आगे क्या है, इन्होंने बुद्धि के कई तत्वों को योग बताया, जिसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है बहुतत्व का सिद्धांत, यानी कि बुद्धि को एक तत्व से नहीं मिलकर बना है, कई तत्वों से मिलकर के बना है, ठीक है। फिर आगे बताएं क्या लिखा है, यह तत्व अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि जो तत्व इन्होंने बताया है, कि अलग होते हुए भी साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा, थर्नाडाइक ने बताया कि बुद्धि 1, 2, 3 तत्व ना होकर के बहुतत्व होती है, ठीक है। जैसे कि देखो हम इन्हें नाम से बता दिए कि बहुतत्व यानी कि बहुत, ठीक है। 1, 2, 3 ना होकर के इन्होंने बहुत सारे बुद्धि का जिक्र किया। प्रत्येक तत्व एक अलग क्रिया को संपन्न करता है। थर्नाडाइक ने अपने सिद्धांत में बालू के रेत के टीले से की है, तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों को समावेश किया है। थर्नाडाइक ने इस सिद्धांत को परिणामवादी सिद्धांत भी कहा, यानी कि इनके सिद्धांत का 3 नाम यहाँ पे हमें जिक्र हो रहा है। एक होता है बहुतत्व का सिद्धांत, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है। एक होता है बालू के रेत के समान इन्होंने अपने सिद्धांत का जिक्र, यानी कि जैसे आप कह दो कि बालू, एक मुठ्ठा बालू, उसमें कह दो कि अगर उसमें एक कंकड़ निकाल के कह दो कि ये बुद्धि का सिद्धांत, तो ऐसा नहीं। जितना बालू में जैसे कि बालू में जितना कंकड़ होता है, तो आप गिन नहीं सकते हो कि कितनी प्रकार की बालू होती है, वैसे हमारा बुद्धि भी होता है कि आप कह नहीं सकते हो कि कितनी प्रकार की बुद्धि हो, ठीक है। तो वही थर्नाडाइक ने कहा कि जो हमारा दिमाग होता है, बुद्धि होता है, बालू के रेत के समान होता है, ठीक है। आगे क्या है, इन्होंने कहा परिणामवादी सिद्धांत, यानी कि जो सिद्धांत इन्होंने बहुतत्व दिया है, उसका नाम एक और है परिणामवादी सिद्धांत, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम थोड़ा चलते हैं। आगे हमारा क्या है, थर्नाडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, यानी जो थर्नाडाइक जी हैं, इन्होंने अपने बुद्धि को कितनी भागों में बांटा है, 3 प्रकार के, मतलब 3 भागों में विभाजित किया है। एक होता है, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, एक होता है अमूर्त बुद्धि, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। एक होता है मूर्त, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट, ठीक है। एक होता है सामाजिक बुद्धि, यानी कि सोशल इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने मतलब अपनी बुद्धि का जो जिक्र किया है, यानी कि जो नाम दिया है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखो मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, या नहीं, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, जिसके अंदर अमूर्त बुद्धि होगा, उसके क्या होगा, वो कलाकार होगा, यानी कि जो उनके, अब अगर कोई बैठ के पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई कलाकार कोई मूर्ति बना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, तो आप अगला स्टेप उसका समझ नहीं सकते हो कि अगला वो क्या करेगा। यानी कि देखो अब आग से कोई अगर पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, वो पेंटिंग कर रहा है, तो अगर वो बना रहा है, तो उसका जब पूरा बन जाएगा तभी समझ सकते हो कि ये बनाना क्या चाहता है, क्योंकि उसका जो दिमाग में चल रहा हो, थोड़ी ना आप देख सकते हो कि अब वो क्या बना रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा, थर्नाडाइक ने, कि किसी के अंदर अगर कोई कलाकार है, कोई सिंगिंग है, कोई नृत्यकार है, कोई चित्रकारी है, ठीक है, कोई मूर्तिकार है, तो आप देख करके पता नहीं कर सकते हो कि कितना उनके बुद्धि, यानी कि अमूर्त बुद्धि, उनकी बुद्धि की आप कल्पना नहीं करते। जब वो फिगर बन जाएगा, यानी कि जो मूर्ति बना रहा है उनका मूर्ति बन जाएगा,
या फिर जो नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, उसका डांस कंप्लीट हो जाएगा या फिर वो प्रदर्शन करके दिखाएगा, तभी आप समझ सकते हो कि इसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो वही क्या है, थर्नाडाई ने कहा किसी के अंदर अमूर्त बुद्धि होगा तो कैसा होगा, कलाकार होगा, नृत्यकार होगा, ये सब होगा। जबकि मूर्त बुद्धि होते यानी कि मूर्त मतलब दिखाई देना, ठीक है। मूर्त मतलब कि दिखाई देना, जैसे कोई काम अगर कर रहा है तो उसकी जो बुद्धि होगी ना, साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है। ठीक ठीक दिखा, जैसे हम करें कि एग्जाम्पल ले, जैसे कोई मशीन ठीक कर रहा है तो पता चल जाता है ना कि मशीन ठीक कर रहा है, यानी कि जिसके अंदर अमूर्त बुद्धि है उसका साफ साफ से उसकी बुद्धि का झलक दिखाई देगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सामाजिक बुद्धि, यानी कि जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, जो नेता लोग होते हैं जो सामाजिक सोशल से अटैच रहते हैं, उनके अंदर सामाजिक बुद्धि होता है, यानी कि समाज में समायोजन की क्षमता होती है उनके अंदर, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत का व्यवहार जो होता है, कौशल होता है, चरित्र मनोबल होता है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, यानी सामाजिक गुण वाले होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल किया, क्या नेता लोग जो होते हैं उनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है, ठीक है। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही है कि हमने क्या बताया है। हमने बताया है बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है, बहुतत्व का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे हम यहाँ बता दें आपको, फिर से बता देते हैं। आगे हम बात करें बहुतत्व का सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसमें हमने बताया कि इसके प्रतिपादक कौन है, थर्नाडाइक जी हैं, ठीक है। इनका मानना था, यानी थर्नाडाइक जी का मानना था कि कोई भी बालक होता है, कोई भी इंसान होता है तो उसके अंदर सामान्य फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर यानी कि जो जन्मजात बुद्धि होती है वो नहीं होती, यानी कि जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है यानी कि समाज में आता है तब वो विशिष्ट जो योग्यता होती है जो अर्जित की जाती है वो बच्चा ग्रहण करता है, ठीक है। मतलब कि इनके अंदर सामान्य योग्यता जनरल जो होती है बुद्धि वो नहीं आती है, डेवलपमेंट नहीं होती है। फिर इन्होंने क्या बताया है कि जो बुद्धि होती है कई तत्वों का योग होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें बालू के रेत, यानी कि जैसे आप पता नहीं कर सकते हो कि बालू के रेत में कितनी कंकड़ होती है, वैसे ही हमारी बुद्धि होती है कि जान नहीं पाओगे कि कितनी बालू में कितनी कंकड़ है, ठीक है। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत को परिणामवादी सिद्धांत का नाम दिया और फिर बालू के रेत के तीलोक जो होता है इन्होंने नाम दिया, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे हमने क्या बताया था आपको बताया था हमने थर्नाडाइक ने कितने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है, जिसको क्या नाम, अमूर्त बुद्धि, फिर हमने बताया मूर्त बुद्धि, अगला बताया हमने सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अंदर वो होता है यानी कि जैसे कि जिनके अंदर कलाकारी होती है, जैसे कि मूर्तिकार होगा, नृत्यकार होगा, चित्रकार, यानी कि आप उनके देख करके अब नहीं बता सकते हो कि इनके अंदर कितनी अच्छी बुद्धि है, ठीक है। उनका जो बुद्धि होता है आप उनकी बुद्धि की मापन नहीं कर सकते, जब वो अपनी प्रदर्शन करेंगे, अपनी जो भी उनके अंदर कला हो अपनी कला को प्रदर्शन करेंगे तभी आप जान पाओगे कि हाँ इनके पास ये कला है, ठीक है। ऐसे मानसिक वाले होते हैं, ऐसे मानसिक योग्यता या शक्ति जो अमूर्त पर्सनों का उचित संसाधन और उचित चिंतन करके या फिर मनन करके दिमाग के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अपने दिमाग से अपने मनन से जो भी करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि वाले वो होते हैं जो कि परिस्थिति को यानी कि जो उनके सामने हो रहा है वही देकर को, जैसे हम कोरोना की ले लें। कोरोना में क्या हुआ था, जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवा रहे, यानी कि जब तक उनको कोरोना नहीं होगा तब तक वो कोरोना को नहीं मान रहे थे, यानी कि जब कोरोना आया था, ठीक है, जब कोरोना आया था तो बहुत ऐसे लोग थे जो कोरोना को नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उनके सामने आया यानी कि उनके फैमिली में किसी को हुआ या उनको खुद हुआ तब वो कोरोना को माने। यानी कि ऐसे बहुत सी दुनिया में लोग हैं जो परिस्थिति यानी कि जो सामने होता है उसी को देख करके ही अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो ऐसे बुद्धि वाले क्या होते हैं, मूर्त बुद्धि होती है, यानी कि जो परिस्थिति में होता है उनके सामने जो होता है वही जब देखते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि वाला कहते हैं। सामाजिक बुद्धि वो वाले बुद्धि होते हैं जो समाज वाला जो होते हैं, यानी कि जो नेता लोग होते हैं उनके अंदर कैसा होता है, सामाजिक बुद्धि होता है, यानी कि जो उनका चरित्र, इनका मनोबल होता है, स्वभाव होता है, ये सामाजिक गुण वाला होता है, ठीक है। वो अपना काम सामाजिक गुण वाला करते हैं। हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। पिछली वाली कक्षा में हम आपको रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था हमने बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। ये हमारा है बहुपर्त का सिद्धांत, जो कि हमने पिछली वाली कक्षा में आपको पढ़ाया था बहुतत्व का सिद्धांत। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी था ना, लेकिन आज क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंट है, ठीक है। नाम में चेंजिंग थोड़ा बहुत है, नाम में कंफ्यूज मत होना। वो था बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। ये है बहुपर्त का सिद्धांत। बहुतत्व के सिद्धांत में हमने आपको क्या बताया था, इसके प्रतिपादक कौन थे, थॉर्नडाइक थे, यानी कि थॉर्नडाइक जी थे बहुतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक। इन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था। एक कहा था अमूर्त बुद्धि, एक कहा था मूर्त की बुद्धि, एक कहा था सामाजिक बुद्धि। यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि किसी भी प्राणी के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है।
जो कि होते हैं अमूर्त बुद्धि, एक होता है मूर्त बुद्धि, एक होता है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि जो बुद्धि होता है ना, इन्होंने बुद्धि को कई तत्वों का योग बताया था ना। इन्होंने कहा था, थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि जो बुद्धि होती है कई तत्वों का योग होती है, और ये जो तत्व होते हैं ना अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जब आगे यहाँ बहुपद के सिद्धांत पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग देखो मिलता है। देखते हैं आज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजिंग मिलता है बहुपद के सिद्धांत में और बहुतत्व के सिद्धांत में, दोनों अंतर क्या होता है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं अपने। आइए हम पढ़ते हैं बहुपद का सिद्धांत। ठीक है, बहुपद का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंट। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंट, जिसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कई बार एग्जाम में आ गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की थ्योरी का क्या नाम है, तो बहुपद का सिद्धांत। ठीक है, आगे हम बात करें इन्होंने कौन सी बुक लिखी, इन्होंने लिखी है फार्म्स ऑफ माइंड। ठीक है, इनकी बुक का नाम है फार्म्स ऑफ माइंड, जो कि कब इन्होंने दिया था, 1983 में। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था फार्म्स ऑफ माइंड। इन्होंने कब लिखी, 1983 में लिखी। अब हम आगे चलते हैं, आगे इन्होंने देखिए क्या क्या अपने थ्योरी में जिक्र किया है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न प्रकार की बुद्धि उपस्थित होती है। देखो हमने अभी आपको वही तत्व के सिद्धांत में बताया था, थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि कई तत्वों का योग होती है। ठीक है, और जो ये तत्व होते हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इन्होंने कहा कि कोई एक तत्व नहीं होता। ठीक है, जो बुद्धि होती है अलग अलग होती है। ठीक है, जब बुद्धि होती है विभिन्न प्रकार के बुद्धि में उपस्थित होती है। ठीक है, ये है इनका पहला नंबर पे अंतर। ठीक है, दूसरे चलते हैं आगे। इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। यानी कि बहुपद सिद्धांत में जो क्या था, थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो बुद्धि तीन प्रकार की बुद्धि दी थी, तीनों जो बुद्धि थी एक मतलब कि कहीं ना कहीं तीनों मिल करके कहीं ना किसी में सम्मिलित होकर के कार्य करते। ठीक है, कई तत्व का योग मिल करके तब मिलकर काम करता है। लेकिन इन्होंने कहा जो इन्होंने बहुपद के अनेक प्रकार की बुद्धि दी थी, इन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वतंत्र होकर, मतलब ये नहीं कि आपके पास मैकेनिक वाला काम है तो आप वही काम किसी और काम में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास एक प्रकार की बुद्धि है तो दूसरे प्रकार की बुद्धि में आप ज्वाइंट नहीं कर सकते, यानी कि जो बुद्धि है अलग अलग स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे उन्होंने क्या, इन्होंने इनकी थ्योरी इन पियाजे ब्रूनर का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको हम आपको बताएंगे जीन पियाजे ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि इन्होंने कौन से सिद्धांत दिया है। आगे हम चलते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई क्षेत्र। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई प्रकार के क्षेत्र, जब भी तो उनका नाम बहुपद का सिद्धांत पड़ा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन्होंने कौन सी बुद्धि का क्या क्या नाम रखा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं कि जो इन्होंने दिया है बुद्धि का सिद्धांत, देखते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, भाषाई। ठीक है, भाषाई बुद्धि, यानी कि इन्होंने जो बुद्धि दिया है पहले नंबर पे क्या है, भाषाई। तो जिसके पास भाषाई वाला बुद्धि होगा वो कैसा होगा, वकील होगा, लेखक होगा। वकील होते हैं अपनी बातें लंबी देर तक के बोल सकते हैं, यानी कि उनकी जो बात करने का लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज होता है स्किल कितना तेज होता है। ठीक है, वकील होते हैं, लेखक होते हैं, उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, भाषाई वाली बुद्धि होती है, तभी तो इतनी सारी बातें वो कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या बताया है, दूसरे नंबर पर बताया है तार्किक, यानी कि कृतीय। ठीक है, जिस प्रकार की इनके पास बुद्धि होगी वो कैसे वाले होते हैं, कैलकुलेशन, यानी कि तार्किक होते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, गणित करते हैं, यानी कि उनके पास नंबर काउंटिंग होता है। ठीक है, तार्किक क्या होता है, तार्किक मतलब कि सोचना। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं सोच करके खोज करके कि मतलब जानकारी हासिल करते हैं, तो कैसे होते हैं वो तार्किक वाले होते हैं। गणितीय यानी कि नंबर कैलकुलेशन, देखो अभी कोई दर्जी हो तो कैसे नंबर इंच से नाप करके आपको देख करके ही अच्छा खासा सूट सिल देता है। ठीक है, हर चीज़ में कोई ज़रूरी नहीं कि वैज्ञानिक हो या फिर गणितिक हो तो वही नंबर काउंट, कोई भी, जैसे देखो ठेले पे रहता है वो किसी सब्जी खरीदो तो कितना जल्दी से कैलकुलेशन करके आपको सब्जी का अच्छा से पैसा दाम बता देता है। ठीक है, चाहे वो 54 में बताना हो, चाहे 98 में बताना हो, चाहे 1 रुपये चाहे 2 रुपये में, तो अच्छे से कैलकुलेशन कर देता है। यानी कि जिसके पास तार्किक गणितीय वाला होगा उसके पास कैसा होगा, सोचने समझने की और गणित का ज्ञान होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे संगीत वाला होता है वो कैसे होते हैं, उनके अंदर सुरीली आवाज़ होती है, उनका गला बहुत अच्छा होता है, उनका कंठ जो होता है बहुत अच्छा होता है। आगे फिर क्या
है अंतर व्यक्ति, इसको हम बाद में भी बताते हैं, इसको हम बताते हैं पहले स्थानिक, यानी कि जिसके पास स्थानिक बुद्धि होगा वो क्या, उनको स्थान का नॉलेज बहुत होगा, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे टेलर हो, किसी भी चीज़ में होता है तो उनके पास एक नंबर काउंट करने की होता है। यानी कि जैसे देखो, मान लीजिए कोई दर्जी है तो कपड़ा सिल रहा है तो उसको पता होगा कि यहाँ से काटें तो यहाँ पे गला बन जाएगा, यहाँ से करें तो यहाँ पे आगे का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा, सब कुछ अच्छे से वो जानता है। क्या उनके पास स्थान की नॉलेज होती है, वो कपड़ा देख कर ही के बता सकता है कि हाँ इसमें कपड़ा मतलब किसी इंसान को इतनी उम्र का हो फिट आएगा कि नहीं। या फिर कोई देखो 2 ड्राइवर हो तो अगर एक ड्राइवर अच्छा खासा हो, यानी कि उसके पास स्थानीय बुद्धि हो, एक सामान्य बुद्धि वाला हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। चाहे जितना अंदर से गली ले जाना हो तो अच्छे से वो ले जा सकता है जिसके पास स्थानीय बुद्धि होगा, ठीक है। स्थानीय बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दैहिक या फिर क्या लिखा है, इंद्रियगत बुद्धि, ठीक है। जिसके पास ऐसी बुद्धि हो क्या होगा, डांसर होगा, स्पोर्ट्समैन होगा, यानी कि उसके पास जो पैरों का विकास होता है वो बहुत तेज होता है। देखो डांसर कैसा होता है, अच्छे अच्छे मूवमेंट कर लेता है। यहाँ पे देखो फिगर से ही लग रहा है कि देखो कैसे मूव कर रहा है, पैर नीचे किया, हाथ नीचे किया है और पैर ऊपर किया, ठीक है। तो जो डांसर होते हैं वो कितना खतरनाक स्टंट करते हैं, शो में तो देखते होंगे। फिर आगे क्या होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं जो लंबी दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं तेजी से, ठीक है। वो कैसे होते हैं, दैहिक इंद्रियगत वाले होते हैं। आगे फिर क्या है, अंतर व्यक्तित्व, एक होता है अंतर व्यक्ति, यानी कि एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। देखो इंट्रापर्सनल क्या होते हैं, जो खुद से बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि दार्शनिक हो गए, सदगुरु हो गए, ये क्या होते हैं, खुद से ही बात करते हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मतलब कि जुबान तो नहीं हिलाएंगे, या फिर कोई अगल बगल बैठा हो या ना बैठा हो तब भी वो खुद से बात करते हैं। तो वो क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल वाले लोग, यानी कि खुद से बात करना। एक होता है इंटरपर्सन, वो क्या होते हैं, अंतर व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अंतर व्यक्तित्व, वो क्या होते हैं, किसी और से बात करना, यानी कि अपने आसपास में 2 लोग तो रहेंगे तभी वो बात करेंगे, खुद से बात नहीं करेंगे। आपको हम फिर से बता देते हैं, फिर से इन्होंने बुद्धि में क्या क्या जिक्र किया, भाषाई बुद्धि, यानी कि जिसके पास भाषा वाली बुद्धि होगी वो कैसे होगी, उनके पास भाषा की जो वो होती है स्किल होती है बहुत तेज होती है, बहुत देर तक की मतलब अपनी बातों को अच्छे से किसी को समझा सकते हैं। जैसे कि वकील हो गए, वकील को थोड़ी ना दिया जाता है कि आपको ये बोलना, वो अपने माइंड से ही अच्छी अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, तार्किक गणित, यानी कि जिसके पास तार्किक गणितीय वाला बुद्धि होगा वो कैसा होगा, चीज़ों को समझना चाहेगा। यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो तार्किक करके किसी चीज़ को खोज करते हैं, ठीक है। फिर गणितज्ञ, यानी कि जिसके पास नंबर काउंट करने के, हमने दर्जी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। गणितज्ञ लोग होते हैं उनके पास कैसी होती है, गणितीय वाली बुद्धि होती है। फिर हमने संगीतिकी वाला बताया, हमने इसमें बताया कि कोई भी अगर प्राणी होगा, कोई भी मनुष्य होगा तो उसके अंदर जो आवाज़ सुर होता है बहुत सुरीला होता है, जिसके पास गाना गाने की सुर अच्छा होता है। फिर आगे हमने बताया स्थानीय वाले में बताया, हमने स्थानीय बताया कि जिसके पास स्थानीय वाला बुद्धि होगा वो क्या होगा, स्थान को उसके पास स्थान की नॉलेज होगी, ठीक है। फिर हमने बताया दैहिक इंद्रियगत, इसमें क्या होगा, इसमें बताया हमने कि वो कैसा होगा, डांसर होगा, स्पोर्ट्स में, यानी कि उनके पैरों का विकास बहुत होगा, उनकी छोटी मांसपेशियां बड़ी मांसपेशियां इतने परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है, कि इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। फिर हमने क्या बताया आपको, एक बताया अंतर व्यक्ति होता है, एक होता है अंतः व्यक्ति, ठीक है। इसको हमने क्या बताया था, इसको बताया था कि देखो इंट्रापर्सन होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है, इंटरपर्सनल, यानी कि 2 से अधिक लोगों से बात करना, यानी कि किसी 2, 3, 4 लोगों से बात करना, उसे क्या कहते हैं, अंतः व्यक्तित्व, यानी कि इंटरपर्सनल। जबकि अंत व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, यानी कि इंट्रापर्सनल, यानी कि खुद से बात करना, कि कैसे कुछ भी उनका अगर गड़बड़ हो जाता है तो वो खुद से बात करते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, ठीक है। कुछ भी होता है तो वो अपने आप से ही बातें करना, जैसे बच्चे लोग होते हैं नहीं अपने खुद से बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं। यानी कि जो दार्शनिक होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो कैसे होते हैं, इंट्रापर्सनल वाले होते हैं, ठीक है। ये थे किसकी बुद्धि का सिद्धांत, ये था हार्वर्ड गार्डनर का। बहुतत्व और बहुपत्य के सिद्धांत में अंतर देखने को मिल गया होगा, जबकि बहुतत्व सिद्धांत में था 3 बुद्धि और जबकि बहुपत्य सिद्धांत में था अनेकों, यानी कि 7-8 प्रकार के हमने बता दिया है यहाँ पे देखो। जबकि बहुतत्व सिद्धांत में कितना हमने बताया था, वो ऐसा ट्रेंगल था, उसमें था मूर्त बुद्धि, एक था अमूर्त बुद्धि, एक था सामाजिक बुद्धि, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अमूर्त, ताकि आपको बहुतत्व और बहुपत्य में कन्फ्यूजन अलग हो जाए। फिर से बना देते हैं, एक था अमूर्त बुद्धि, ठीक है, एक था अमूर्त, एक था मूर्त और एक था सामाजिक, ठीक है, एक था सामाजिक, यहाँ पे समझ लेना सामाजिक था, एक था अमूर्त, एक था मूर्त, एक था सामाजिक, ठीक है। बहुतत्व और बहुपत्य में समझ लीजिए, यानी कि ये है बहुपत्य का सिद्धांत, ये है बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। बहुतत्व में थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि दी थी, लेकिन जो क्या थे वो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने कितने प्रकार के दी थी यहाँ पे, जबकि 6, 7, 8 प्रकार के हैं बुद्धि इन्होंने दी है, ठीक। एक होता है प्राकृतिक प्रेमी वाला बुद्धि होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है। एक होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो कि कैसे होती है, प्राकृतिक प्रेमी वाले होते हैं, ठीक है, जो कि 8 प्रकार के, ठीक है।
तो हार्वर्ड गार्डनर और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत हो आपको कन्फ्यूजन खत्म हो गया, यानी कि नाम तो एक ही है लेकिन जो सिद्धांत का मेन फोकस था वो अलग अलग है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने इन्होंने किया था बुद्धि अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी होती है, जबकि अमूर्त बुद्धि क्या था कि जो अलग अलग तत्व होते नहीं है, मतलब कई तत्वों का योग होता। ठीक है, इन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा था। ठीक है, ये पीछे हमने आपको एक कारक सिद्धांत के बारे में बताया, दो खंडात्मक सिद्धांत के बारे में बताया, फिर उसके बाद में समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताया, बहुपद का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, ये सब सिद्धांत बता दिया। ठोस बुद्धि होती है उसके बारे में। ठीक है, हम देखते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है और इन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा एक कारक सिद्धांत में एक प्रकार की बुद्धि का जिक्र हुआ था, दो खंडात्मक बुद्धि में दो बुद्धि का जिक्र हुआ था, बहुतत्व का था, ऐसे फिर बहुकारक था, वो सब में अलग अलग बुद्धि। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नाम ही चेंज हो जाता है, ये तरल और ठोस बुद्धि। ठीक है, इसका जो नाम है तरल और ठोस बुद्धि। अभी तक एक दो समूह तत्व बहुतत्व ये सब था, अब नाम ही चेंज होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके बहुतत्व तरल एवं ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो, तरल एवं ठोस बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रायमंड बी केटल। ठीक है, केटल यहाँ पे होगा, ला नहीं लिखा हुआ है, केटल होगा। रायमंड बी केटल, यानी कि तरल एवं ठोस बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो है रायमंड बी केटल जी हैं। ठीक है, ये कौन थे, ये थे ब्रिटिश के रहने वाले, जो कि क्या थे, अमेरिकन मनोविज्ञानी थे। ठीक है, यानी कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के और अमेरिकन के मनोविज्ञानी थे। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मतलब कि रायमंड बी केटल ने कहा किसी भी इंसान के अंदर कितनी प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक होता है तरल बुद्धि और एक होता है ठोस बुद्धि। ठीक है, एक होता है तरल बुद्धि, एक होता है ठोस बुद्धि। यानी कि तरल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस, और उसके बाद में सेकंड को यानी कि ठोस बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल इंटेलिजेंट। यानी कि इन्होंने जो दो प्रकार की बुद्धि दी थी, तरल एवं ठोस, उसी का नाम ही पड़ गए थे इनके सिद्धांत का नाम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि तरल बुद्धि वाले इंसान कैसे होते हैं और ठोस बुद्धि वाले इंसान जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है तरल बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा हमने तरल बुद्धि यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंट। तो तरल बुद्धि वाले वो इंसान होते हैं, यानी कि उनके अंदर तरल बुद्धि कौन से इंसान के अंदर आएगी, तो वो होते हैं जो उनके अंदर जन्मजात होता है। ठीक है, यानी कि वो अर्जित बाहर की दुनिया में समाज में आकर के वो अर्जित नहीं करते हैं। जैसे ठोस बुद्धि होता है तो ठोस में अर्जित की जाती है, लेकिन तरल बुद्धि होता है, तरल ऐसी बुद्धि होती है जो जन्मजात होती है। ठीक है, आप जन्म यानी बाय बर्थ लेकर के आओगे और ये आनुवंशिक होता है, यानी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, यानी कि जो आपके दादा परदादा यानी कि 7 पीढ़ी से जो होता है उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो आपके अंदर आएगी। ठीक है, यानी कि जो जन्मजात बुद्धि होती है, आनुवंशिक होती है, वो कैसी बुद्धि होती है, तरल बुद्धि होती है, किसके अनुसार, रायमंड बी केटल के अनुसार। ठीक है, फिर आगे बात करें 20 साल में कम होने लगती है, यानी कि 20 साल के आप जैसे ऊपर जाओगे ना तो ये तरल बुद्धि है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी बुद्धि आ जाती है, उसके बाद किसी भी इंसान के अंदर ठोस वाली बुद्धि आ जाती है, किनके अनुसार, रायमंड बी केटल के अनुसार। ठीक है, हमने आपको 2 पॉइंट बता दिया कि तरल बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है और आनुवंशिक होती है, और ये 20 साल से 20 साल तक रहती है। ठीक है, 20 साल के आप जैसे 22 साल या 30 साल या 45 साल जब उम्र आएगी तब कितनी कौन सी बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर, ठोस वाली बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें, यह वर्तमान में फैसले लेने की मदद करती है। ठीक है, मतलब कि जो उनके प्रेजेंट टाइम में होता है उनको फैसले लेने के लिए, यानी कि बिना सोचे समझे वो फैसला ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनके सामने जो भी समस्या रहती है, ठीक है, जिनको जो भी समस्या रहती है उसको आसानी से जल्दी से उसको फैसला ले लेते हैं। ये नहीं कि जैसे आप उम्रदार होते, यानी कि देखो 20 साल की उम्र के जो इंसान होता है वो कोई भी फैसला लेता है तो मतलब ये नहीं देखता कि आगे जाकर के क्या होता। ठीक है, जो वर्तमान में हो रहा है, अगर वो अच्छा फैसला या बुरा फैसला, तो जो वर्तमान में हो रहा है यानी कि जो दिख रहा है उसी के बारे में फैसला करेंगे, आमूर्त नहीं सोचेंगे कि आगे चल करके या क्या होगा। लेकिन ठोस बुद्धि में होता है, जिसमें 70 साल के जैसे उम्र के आदमी होते हैं तो वो अपनी तजुर्बा के हिसाब से किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही तरल बुद्धि में रायमंड बी केटल ने कहा कि तरल बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं, यानी कि 20 साल से कम वाले जो होते हैं, यानी कि 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ठीक है, 18 साल हो गया, 5 साल, तो ये इसमें जब कोई समस्या आती है तो उसका जो सोल्यूशन होता है उसका तुरंत वहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पीछे नहीं देखते हैं कि क्या होने वाला है। आगे हम बात करें, यह नई चीज़ों की सीखने की योग्यता, यानी कि जो मतलब जो नवजात पैदा हुआ है और 20 साल की उम्र में जो भी उम्र आती है, जो भी सीमा आती है, ठीक है, तो उसमें नई नई चीज़ों को सीखने की योग्यता रहती है, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो, ठीक है, चाहे वो जो कार्य कर रहा हो वो पॉजिटिव वाला हो, चाहे नेगेटिव वाला हो, वह उस काम को तुरंत करना चाहेगा। ठीक है, रचनात्मक बन जाता है। ठीक है,
यानी कि सृजनात्मक बन जाता। अगर 20 साल से ज़्यादा हो जाता तो उसका चेंजिंग हो जाता, ठीक है। आगे बात करें हम अमूर्त चिंतन, ठीक है। इसमें यानी कि अमूर्त चिंतन करने वाले हो जाते हैं, यानी कि ख्वाबों में खोए रहते हैं कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, ठीक है। तरल बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि रायमंड बी केटल के अनुसार तरल बुद्धि वाला जो इंसान होता है, ठीक है, जो भी बच्चा होता है, जो भी मनुष्य होता है 20 साल से, वो अमूर्त चिंता यानी कि अमूर्त में खोया रहता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। आगे हम बात करें अलग सोचने वाला, ठीक है। मतलब कि इसमें हर कोई बच्चा अलग अलग सोचता है, ये नहीं कि सामने वाला, मतलब कि अगर 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं तो एक भाई कुछ और सोचेगा, एक भाई कुछ और सोचेगा, यानी कि हर इंसान के अंदर व्यक्तिगत भेद होता है, ठीक है, व्यक्तिगत विभेद होता है। हर इंसान अलग अलग अपनी तरह से सोचता है। यानी कि उसके बाद अगर कोई समस्या भी दे दो ना, तो अगर इंसान एक सोल्यूशन बताए तो दूसरा वाला इंसान उसका अपोजिट सोल्यूशन बताएगा, ठीक है। मतलब कि हर इंसान कैसा होता है, एक दूसरे से अलग होता है। अपसारी चिंतन होता है, यानी कि अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? अपसारी चिंतन उसे कहते हैं जो एक समस्या के अनेक समाधान ढूंढते हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन उस कहते हैं जिसे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले जो इंसान होते हैं, यानी कि अपसारी चिंतन वाले जो होते हैं, वो क्या होते हैं? किसी भी समस्या हो, यानी कि जो उनके पास समस्या दे दी जाए तो एक ही समस्या के अनेक समाधान ढूंढेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही 70 साल की उम्र के हो जाएंगे या फिर 80 साल की उम्र के हो जाएंगे तो उनके पास अगर उनको कोई समस्या दे दो तो सिर्फ एक ही बात पे अड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जो 20 साल की उम्र के आदमी होते हैं, कोई 20 साल की उम्र का जो कोई भी बच्चा होता है या फिर कोई व्यक्तित्व होता है, तो वो क्या करता है, वो अगर कोई समस्या आया है ना तो उसको अलग अलग तरह के समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आज जी रहा है वो कल के बारे में अलग अलग बातें करेगा कि हम बड़ा होकर के ये बनेंगे, वो बनेंगे, ठीक है। तो ये होता है तरल बुद्धि में। हमने तरल बुद्धि में आपको क्या क्या बताया? हमने तरल बुद्धि में ये बताया कि किसी भी तरल बुद्धि अगर है, मतलब रॉबर्ट बी केटल के अनुसार, तो वो कैसा होगा? उनके अंदर बुद्धि कैसी होगी? जन्मजात होगी और आनुवंशिकता वाली होगी। और क्या होगी? 20 साल से कम लोगों के पास ये वाली तरल बुद्धि होगी, यानी कि फ्लूइड जो होती है, ठीक है, होती है। और यह क्या होता है? वर्तमान में फैसले लेने की मदद करती है, ठीक है। नए नए चीज़ों को सीखने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये सृजनात्मक होती है, यानी कि रचनात्मक होते हैं। और अमूर्त चिंतन वाले होते हैं कि हम बड़ा होकर के ये बनेंगे, ठीक है, हम बड़ा होकर के अफसर बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो समय आता है वो कुछ और हो जाता है। लचीले ढंग से, यानी कि जो भी समस्या होती है उसका एकदम पुख्ता, यानी कि कोई समस्या है तो उसका पुख्ता जो होता है रिजल्ट वो नहीं सोचते हैं, ठीक है, उसको लचीले ढंग से सोचते हैं। अपसारी यानी कि कोई भी समस्या दी जाए तो उसके अनेक समाधान ढूंढना क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। आगे हम बात करें ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि कब आती है? जब 20 साल की उम्र बीत जाती है तब ठोस बुद्धि का समय आता है। ठोस बुद्धि में देखते हैं क्या क्या होता है। ठोस बुद्धि में होता है कि ये क्या होता है? अर्जित ज्ञान होता है, ठीक है। हमने तरल बुद्धि में आपको बताया कि तरल बुद्धि क्या होता है। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है, आपके आनुवंशिक गुणों से आकर आती है। लेकिन अर्जित क्या होती है? समाज में रह करके, लोगों के साथ, यानी कि किताब को पढ़ करके, ठीक है, किताब को पढ़ करके क्या होता है? आपने किसी से अर्जित किया है, बड़ों से सीखना, अपने घर में अगल बगल समाज में रह करके आप अगर कोई बुद्धि या कोई अच्छी बातें सीख रहे हो आप, तो वो क्या कहलाता है? ठोस बुद्धि कहलाता है, ठीक है। आगे फिर क्या है? पहले के अनुभव के आधार पर, ठीक है, यानी कि जिसे 70 साल की, मतलब कि इधर की बात करें, अगर हम 50-60 की बात करें, तो जो उसने ज़िंदगी जी है ना, उस ज़िंदगी का तजुर्बा करके उस चीज़ को यानी कि जो उसके प्रेजेंट में हो रहा समस्या उसको सॉल्व करता, ठीक है। यह 70 साल या जीवन भर बढ़ती रहेगी, ठीक है। यानी कि 70 साल से जितनी उम्र उधर चला गया उतने साल तक के ठोस बुद्धि का समय चलता है, ठीक है। रायमंड बी केटल ने, हमने आपको क्या बताया कि रायमंड बी केटल ने कहा कि ठोस बुद्धि किसी के अंदर जो होती है वो अर्जित ज्ञान की हुई होती है, ठीक है, या फिर वो किताबों से किया हो, या समाज से किया हो, या अपने परिवार से किया हो, या किसी बड़ों से सीखा हो, तो क्या होता है? वो ठोस बुद्धि होता है। यह क्या होता है? पहले के अनुभव, यानी कि जो पहले उन्होंने ज़िंदगी जी है, पहले उन्हें जो भी समस्या का समाधान किया, जो भी उनके डेली लाइफ में जो भी समस्याएं, जो भी अच्छी बुरी बातें आई हैं, वह वर्तमान में वही फैसला करते जो उसने पीछे मतलब बिताया हुआ समय था। आगे हम बात करें, ये 70 साल का जीवन भर, यानी कि जो 70 साल तक रहती, 70 साल से लेकर के जब तक उसका उम्र चल रहा तब तक यह ठोस बुद्धि होती है। किसके अनुसार? रायमंड बी केटल के अनुसार, ठीक है। एक बार हम क्लास को रिकॉल करें अगर, तो हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है उसको बताया है, जिसके प्रतिपादक किसने हैं, मतलब प्रतिपादक कौन है? उसके प्रतिपादक हैं रायमंड बी केटल जी, जो कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे ब्रिटिश और अमेरिका के मनोविज्ञानी थे, ठीक है। हमने बताया कि रायमंड बी केटल ने कितनी प्रकार की बुद्धि की बात की है? उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि की बात की है, ठीक है। एक था तरल बुद्धि, एक था ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि उसे कहेंगे जो जन्मजात होती है, ठीक है, जो वर्तमान में फैसला लेने में मदद करती है, 20 साल में कम होने लगती है, ठीक है। 20 साल के बाद उसे उधर जब जाएंगे, समय आएगा, यानी कि 30-40 जब होगा, तो ये जो बुद्धि होती है वो कम होने वाली होती है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, यानी कि जो अपसारी चिंतन वाले होते हैं वो आते हैं। अपसारी चिंतन वो होते हैं जो एक ही समस्या के अनेक समाधान ढूंढते हैं, ठीक है।
यानी कि उनके अंदर उनके सामने एक समस्या दे दी जाए और बोला जाए कि इसके एक समस्या बता दो, तो एक समस्या नहीं, उसके अलग अलग सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है, अलग अलग सोल्यूशन बताएंगे। और उनको जो सोचने का ढंग होता है वो लचीला होता है, ठीक है, एक बात पे अड़े नहीं रहते, यानी कि जो आज कहें वो एक ही बात पे अड़े, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे, यानी कि कुछ भी कहेंगे तो वो अलग 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 दिन कहेंगे, ठीक है। फिर हमने ठोस बुद्धि की बताया। ठोस बुद्धि वो बुद्धि होती है जो अर्जित की जाती है, ठीक है, अर्जित की जाती है, यानी कि अपने बड़ों से, अपने घर के परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, किताबों से, किसी से भी अगर कोई नॉलेज अगर अर्जित की गई है तो वो क्या कहलाता है? ठोस बुद्धि कहलाता है। या पहले के अनुभव, यानी कि जो पहले बीत चुका है समय उनके लाइफ में, उसी के अनुभव में वर्तमान समय को जीते हैं, ठीक है, वर्तमान समय में जो भी फैसले होते हैं पहले के अनुभव को सीख कर ही बताते हैं। और ये 70 साल से या फिर जो जिंदगी भर मतलब उनकी जो समय बीतती हैं वहाँ तक के यहाँ ठोस बुद्धि चलती है, ठीक है। इतनी हमने आपको बातें बताई तरल एवं ठोस सिद्धांत के बारे में बताया है। दो कारक यानी कि दो खंडात्मक, फिर हमने तिर बुद्धि, तिर आमी, समूह कारक, बहुकारक, ये सब क्लास हमने आपको पढ़ा दिया है। आप बुद्धि के परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पहले ही लाइन में लिख रखा है बुद्धि के परीक्षण, यानी कि सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने दिया, तो हम किसका नाम बताएंगे? हम बताएंगे अल्फ्रेड वीने के। यानी कि जो हमने आपको सिद्धांत में बताया था कि सबसे पहले यानी कि जो एक कारक सिद्धांत होता है वो किसने दिया था, यानी उसके प्रतिपादक कौन थे, तो हमने बताया था कि अल्फ्रेड वीने जी हैं। तो वही अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के जो मतलब कर्ता धर्ता हूँ किससे हैं, कौन किसने दिया है, तो आप क्या बताओगे? अल्फ्रेड वीने ने दिया है। कब दिया है? 1905 में। कहीं कहीं सन का इधर उधर फिर हो जाता है, तो अगर 1905 याद किए रहेंगे तो इधर उधर ऑप्शन से लगा सकते हैं। पहले हम आपको बता दें कि बुद्धि परीक्षण होता क्या। बुद्धि परीक्षण ये होता है कि किसी भी बच्चे का IQ लेवल पता किया जाता है कि उसकी मानसिक जो होती है कैपेसिटी वो कितनी है, यानी वो कितनी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है। तो वही बुद्धि परीक्षण में हम यही करते हैं कि उसकी मानसिक आयु, उसकी दिमाग की जो आयु होगी और जिसकी उसकी उम्र यानी कि उसकी वास्तविक आयु होती है 100 से गुणा करके उसको जोड़ घटा करके किया जाता है। तो वही अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हमने दूसरे पॉइंट में फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का फादर्स होता है, जैसे कि होता नहीं है इसके पितामह कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धि परीक्षण की अगर पूछा जाए कि पितामह कौन है, तो बुद्धि परीक्षण के पितामह कौन है? अल्फ्रेड वीने जी हैं। यानी कि हमने 2 पर्सन आपको बता दिया है। एक बताया हमने प्रश्न कि सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने दिया, तो किसने दिया? अल्फ्रेड वीने ने दिया। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किस सन में दिया गया था, तो किस सन में दिया गया था? 1905 में दिया था। उसके बाद में हमने आपको बताया फादर ऑफ इंटेलिजेंट, यानी कि अगर पूछा जाए कि इन बुद्धि परीक्षण के पितामह कौन है या फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग के पितामह कौन है, तो आप क्या बताओगे? अल्फ्रेड वीने। यानी कि दोनों का सेम आंसर रहेगा। अल्फ्रेड वीने ने दोनों कॉन्सेप्ट दिया है। आगे हम बात करें शरीर के आधार पर, यानी कि अगर पूछा जाए कि शरीर, यानी कि पहले क्या होता है, पहले शरीर के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया, किसमें? मानसिक के आधार पर देने लगे। तो पहले यहाँ पे लिख रखा हमने शरीर के आधार पर, यानी कि शरीर के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किसने दिया था, तो किसने दिया था? लेवेस्टर ने दिया था, ठीक है, लेवेस्टर ने दिया था। ये कब दिया था? 1905 में दिया था। यानी कि सन का इधर उधर है, अगर सन थोड़ा बहुत याद रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से सन लगा सकते हो। आगे हम यहाँ बात करें, देखा मानसिक के आधार पर अल्फ्रेड, यानी कि यहाँ यही पे बात यही कह रखा है, यानी कि पहला बुद्धि परीक्षण कहें या फिर मानसिक के आधार पर बुद्धि परीक्षण, तो किसने दिया था? अल्फ्रेड वीने जी ने, ठीक है। सब अल्फ्रेड वीने जी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अभी नीचे आएंगे तो आपको नाम कुछ चेंजिंग मिलेगा। आगे हम बात करें, यहाँ पे लिख रखा हमने 1912 में एक जर्मन मनोविज्ञानी ने विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा को तैयार किया। यानी कि सबसे पहले तो बुद्धि परीक्षण मतलब बताया, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण जो किसने बताया, तो किसने बताया? अल्फ्रेड वीने जी ने बताया। लेकिन इन्होंने सिर्फ बताया था, ठीक है, इन्होंने सिर्फ बताया था, उसका सूत्र नहीं दिया था। कोई भी चीज़ का जैसे मैथ लगाते हो तो उसका सूत्र होता है ना, हर चीज़ का सूत्र होता है। अगर कोई गुणा भाग जोड़ घटाया जाता है तो उसका सूत्र होता है। तो इन्होंने क्या था, यानी अल्फ्रेड वीने जी ने, इन्होंने सूत्र नहीं दिया था, इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कि इन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हम बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब 1912 का समय आता है तो एक जर्मन, यानी कि एक जर्मन मनोविज्ञानी थे, इन्होंने, इनका नाम क्या था, पहले नाम बता देते हैं। इनका नाम था विलियम स्टर्न, ठीक है, कहीं कहीं पे स्टर्न ही लिखा रहता है। तो विलियम स्टर्न ने क्या किया था? IQ लेवल दिया था, ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट होता है, आगे हम बताएंगे। यानी कि अगर पूछा जाए कि विलियम स्टर्न ने क्या दिया था, तो IQ की जो अवधारणा होती है, ठीक है, IQ जो अवधारणा होती है उसको इन्होंने दिया था। आगे यानी कि अब ये भी याद रखना कि इन्होंने सूत्र नहीं दिया, यानी कि स्टर्न ने भी सूत्र नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ IQ के बारे में बताया, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में बताया। आगे भी हम बात करते हैं आगे क्या क्या आता है। यहाँ पे पहले हम जूम कर लेते हैं इसको, फिर आगे हम बात करते हैं। हमने टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि बताई, ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसने बताया, यानी कि जो सूत्र दिया था, यहाँ पे लिख रखा हमने मानसिक आयु बड़े क्या वास्तविक आयु, यहाँ काल्पनिक आयु लिखा, वास्तविक आयु भी होता है, ठीक है।
सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने। यानी कि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि बुद्धि जब परीक्षण का शब्द होता है, ठीक है, तो किसने दिया था? अल्फ्रेड बी ने दिया था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो आईक्यू का क्वेश्चन होता है, यानी कि आईक्यू जो होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा नहीं आईक्यू, तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था, किसने दिया था? आपको दिया था ईस्टर्न, यानी कि विलियम ईस्टर्न ने दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानसिक का, यहाँ पे पहले मिटा देते हैं हम, यहाँ पे पहले मिटा देते हैं, 1 मिनट। अगर पूछा जाए आईक्यू, ठीक है, आईक्यू बराबर मानसिक, मास सिर्फ लिख देते हैं, समझ लेना, मानसिक आयु बराबर वास्तविक बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है, यहाँ पे 100 रेखा लिखने जा रहा है। अगर ये पूछा जाए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था, ठीक है। टर्मन ने दिया था कि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे गुणे 100 होता है, ठीक है। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। पहले हम इस लाइन को पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हम। टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई, ठीक है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धांक को बच्चों की मानसिक आयु, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करके प्राप्त की जाती थी। तो कभी हमने बताया कि मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 से क्या होता है? गुणा की जाती है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धांक, यहाँ पे जो हमने बताया अभी वही लिखा है। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि देखो, अगर यहाँ पे 120 आ गया है, ठीक है, 120 आ गया है, तो आप कैसे जान पाओगे कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल है, अच्छा है, बुरा है, मंद है, सामान्य है, उच्च है, क्षीण है, निश्चित है, क्या है, कैसे नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए क्या हुआ, वेसलर ने एक चार्ट बनाया, ठीक है, एक चार्ट बनाया, मतलब कि 130 यानी कि 140 से लेकर के यानी कि 60 तक के, 60-65 तक के एक लाइन में एक नंबर काउंट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि कौन सी उम्र में क्या रहेगा, ठीक है, कौन अति श्रेष्ठ रहेगा, कौन श्रेष्ठ रहेगा, कौन उच्च वाला रहेगा, तो ऐसे होगा। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कि अगर 120 आ गया है किसी का आईक्यू लेवल, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि अच्छा बुद्धि है, यानी कि इसका जो आईक्यू लेवल है इंटेलिजेंट वाला, तो वो कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, पहली लाइन में वेसलर के अनुसार ये है। अगर पूछा जाए कि वेसलर के अनुसार 130 से ऊपर अगर कोई बालक है आईक्यू लेवल, तो कैसा होगा? तो कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा, ठीक है, उसका जो बुद्धि होगा श्रेष्ठ होगा, यानी कि कैसा होगा? प्रतिभाशाली वाला होगा। आगे हम बात करें 120, 129 का अगर कोई बालक है, मतलब कि उसकी आईक्यू लेवल है, तो क्या होगा? श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा। फिर आगे हम बात करें 110, 119 की अगर होगा आईक्यू लेवल, तो कैसा होगा? उच्च सामान्य बुद्धि का। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि होम साइंस एग्जाम में ही आए, टेट, सीटेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें, यहाँ पे लिख रखा है 90, 109, ये क्या होगा? तो ये सामान्य बुद्धि वाला, यानी कि जनरल बुद्धि वाला होता है, जनरल इंटेलिजेंट होता है। आगे हम बात करें, लिख रखा है अगले पॉइंट पे 80 से 89, ठीक है, 80 से 89 अगर कोई आईक्यू लेवल का बच्चा है, तो कैसा होगा? वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आएगा। फिर आगे है 70 से 89, तो कौन सी बुद्धि में आएगा? क्षीण बुद्धि में आएगा। और फिर उसके बाद में जहाँ अगले नंबर पे है, क्या अगले नंबर पे है, 1 मिनट, 69 से नीचे है, तो क्या होगा? 69 से होगा, ठीक है, यानी कि अब यहाँ से नीचे हो गए इतने नंबर से, तो क्या हो सकता है, यानी कि वो किसी भी स्कूल में उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है, उसको किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये हुआ किसका? वेसलर का होगा, ठीक है। ये वेसलर, यानी कि यहाँ से जो वेसलर वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेसलर से ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से मेरुलो वाले से इतना नहीं आता जितना वेसलर से आ जाता है, क्योंकि वेसलर वाला यहाँ से क्वेश्चन में बहुत सारा आ जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला हम देखते हैं, थोड़ा मेरिलो के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया, हम संख्या में इनके क्या क्या आते हैं। तो पहले क्या इसमें लिख रखा हमने 140, यानी कि उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कुछ और ही बताया था गिनती में, इन्होंने 140 से ऊपर बताया है, तो कैसा होगा? प्रतिभाशाली वाला होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है? 120 से 139 है, तो कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। 110, 119 से क्या होगा? उच्च सामान्य बुद्धि का होगा। 90 से 109 कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का होगा, ठीक है। यहाँ पे सब जो यहाँ पे नीचे सब बाकी उन्हीं के वेसलर की तरह ही है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं बुद्धि मापन के जो परीक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं बुद्धि के मापन के परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि के मापन के परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, यानी कि एक होता है व्यक्तिगत होता है और एक होता है सामूहिक, ठीक है। एक होता है सामूहिक, 1 मिनट इसको मिट जाए दें। एक होता है सामूहिक, यानी कि एक होता है व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्तिगत परीक्षण होता है, और एक होता है सामूहिक, यानी कि समूह में होता है। एक होता है कि अकेले पर्सन का होता है, ठीक है, जैसे एक आदमी का हो, अकेले हो। समूह यानी कि 2-4 लोगों का मिलकर के किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सामूहिक कहते हैं। अब इसको हम पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत में कौन कौन आता है। उससे पहले कौन आता है, यानी कि व्यक्तिगत के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाब्दिक, और एक होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक यहाँ लिखा नहीं, समझ लेना। यानी कि व्यक्तिगत जो बुद्धि के परीक्षण होते हैं, यानी बुद्धि मापन के जो परीक्षण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमने बताया कि व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, और एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक अकेला पर्सन की अगर कर रहा है तो 2 प्रकार के होता है। एक शाब्दिक होता है, यानी कि वर्बल होता है। एक होता है नॉन वर्बल होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अशाब्दिक कहते हैं या फिर क्रियात्मक कहते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शाब्दिक में और फिर अशाब्दिक में कौन कौन आते हैं, या फिर व्यक्तिगत किसे कहते हैं। तो हम नीचे चलते हैं,
देखो यहाँ पे हमने लिखा है एक शाब्दिक, एक लिख रखा है अशाब्दिक। पहले हम शाब्दिक को जान लेते हैं, तब अगर शाब्दिक को अशाब्दिक को जाने रहोगे तब आपको व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होता है वो समझ जाओगे। तो पहले शाब्दिक को समझते हैं, यानी कि वर्बल से समझते हैं। तो इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं वीने साइमन जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, वीने साइमन जी आते हैं, वीने साइमन जी आते हैं। इन्होंने कब टेस्ट दिया था, 1905 में दिया था। इन्होंने एक पर्सन रखा, यानी जो पर्सनों की संख्या थी कितनी थी, 30 थी। बाद में इन्होंने संशोधन किया तो उसमें क्या कर दिया, पर्सनों की संख्या 54 कर दी, ठीक है। यानी कि हमने आपको शाब्दिक में बताया, शाब्दिक में पहले नंबर पे कोई कौन नाम आता है, तो उनका नाम आता है वीने साइमन का आता है। इन्होंने वीने साइमन जी ने एक टेस्ट दिया, यानी कि 1905 में एक टेस्ट दिया जिसमें पर्सनों की संख्या कितनी रखी गई, 30 सब, यानी कि पर्सन पूछ करके व्यक्तिगत परीक्षण किया गया था। वीने साइमन ने व्यक्तिगत परीक्षण किया था पर्सनों को पूछ करके। तो इसमें पर्सनों की संख्या उन्होंने कितनी रखी थी, यानी कि वीने साइमन जी हैं जो, तो उन्होंने कितनी रखी थी, 30 रखी थी। बाद में उन्होंने संशोधन कर दिया, तो उसके बाद में रिवाइज करते हैं 1911 में इन्होंने पर्सनों की संख्या कितनी रख दी, 54 रख दी, ठीक है। पहले कितना था, पहले 30 था, यानी कि पर्सनों की संख्या पहले 30 थी। बाद में इन्होंने संशोधन करके पर्सनों की संख्या कितनी रख दी, 54 कर दी। उसके बाद में अशाब्दिक में भी एक नाम और आता है, अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लेते हो, रुक जाओ इसको मिटा लें। इसके बाद में अशाब्दिक में एक नाम और आता है, स्टैनफोर्ड का आता है, ठीक, स्टैनफोर्ड का उन्होंने भी एक टेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद में टर्मन आते हैं, वीने आते हैं, ठीक है। इन्होंने भी पर्सनों की संख्या कितनी रख दी, मतलब जो हमने स्टैनफोर्ड बताया, टर्मन ने बताया, वीने साइमन बताया, इन्होंने पर्सनों की संख्या कितनी रख दी, 90 रख दी, ठीक है, 90 रख दी। अब हम आगे बात करते हैं अशाब्दिक, यानी कि जो बिना शब्द के भी, मतलब बिना शाब्दिक यानी कि अशाब्दिक से कार्य करवा करके, क्रियात्मक कार्य करवा करके बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया। तो पहले हम अशाब्दिक का जान लेते हैं। अशाब्दिक में कौन आते हैं, अशाब्दिक में आते हैं कौन, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट आता है, ठीक है। पोर्टियस लिख देते हैं यहाँ पे, पोर्टियस जी आते हैं। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट आता है, जो क्या होता है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो टेस्ट किया जाता था। यानी कि जो पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट होता है, यानी कि अशाब्दिक में जो आता है, यानी कि जो क्रिया करके, क्रियात्मक करके बुद्धि परीक्षण किया था, वो किसने किया था, पोर्टियस ने किया था। भूल भुलैया टेस्ट जो होता है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए करते थे। उसके बाद में एक नाम और आता है, एक नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो, एक नाम हम और बता देते हैं। एक नाम आता है वेस्लर का, नाम कौन आता है, वेस्लर का। यानी कि अशाब्दिक में भी एक नाम, और हमने आपको पोर्टियस के बारे में बताया, यहाँ पे पहले लिख देते हैं पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट होता है, जो कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। आगे इन्होंने एक अशाब्दिक में एक नाम और आता है वेस्लर का। इन्होंने क्या किया था, वेस्लर का वैल्यू टेस्ट था। इन्होंने क्या किया था, वयस्कों के, यानी कि जो 16 से जो 60 वर्ष के होते हैं, ठीक है, वयस्क लोग होते हैं, उनके लिए ये टेस्ट किया, यानी कि वेस्लर वैल्यू टेस्ट किया जाता था, ठीक है। यानी हमने आपको शाब्दिक में क्या बताया, पहले हमको बता दें शाब्दिक में क्या क्या बताया। हमने शाब्दिक में बताया कि वीने साइमन जी आते हैं, ठीक है। वीने साइमन ने उन्होंने कौन सा टेस्ट दिया था, उन्होंने टेस्ट दिया था कि कौन से साल में, 1905 में दिया था। उन्होंने एक पर्सन की श्रृंखला रखी, ठीक है, उसमें पर्सनों की संख्या कितनी थी, 30 थी। बाद में उन्होंने संशोधन करके कितना कर दिया था, 54 कर दिया था। उसके बाद में और सारे भी नाम आते हैं, स्टैनफोर्ड का आता है, टर्मन जी का आता है, वीने साइमन जी का आता है, ठीक है, ये सब नाम आते हैं। उन्होंने पर्सनों की संख्या कितनी रख दी थी, 90 रख दी थी। अशाब्दिक में हमने बताया पोर्टियस का, जो क्या था, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट था, वो कौन से बच्चों के लिए, यानी कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 3 से 14 वर्ष के लिए। फिर हमने अशाब्दिक में एक नाम और बताया, वेस्लर वैल्यू टेस्ट बताया, वो क्या होता था, वयस्कों के लिए, यानी कि 16 से 60 वर्ष के वयस्कों के लिए किया जाता था। आगे हम बात करें अब समूह जो होता है, सामूहिक जो होता है बुद्धि परीक्षण, उसके बारे में बताएं, ठीक है। हमने आपको व्यक्तिगत में शाब्दिक यानी कि वर्बल और अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल जो क्रिया करके की जाती थी, उसके बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं आपको सामूहिक के बारे, यानी कि जो समूह में करते हैं तो वो कौन आते हैं। तो समूह में क्या आता है, समूह में आता है एक आर्मी अल्फा आता है, ठीक है, एक आता है आर्मी अल्फा टेस्ट होता है, एक होता है आर्मी बीटा टेस्ट। पहले हम सामूहिक के बारे में जानते हैं, इसका उदय कब होता है, यानी कि जब इसकी शुरुआत शुरुआत समूह में क्यों की जाती है। तो पहले हमको बता देते हैं। देखो इसका जन्म कब होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब इसका समय आया, ठीक है, इसका समय यानी कि जन्म समय हुआ, ठीक है, इनका जन्म हुआ जब अमेरिका ने, ठीक है, जब अमेरिका ने जब प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा लिया, तब अमेरिकन यानी कि साइकोलॉजी एसोसिएशन ने बुद्धि परीक्षण के निर्माण के लिए एक समिति बनाई, ठीक है, एक समिति बनाई, और इस समिति में, ठीक है, इस समिति में जो होता है एक टेस्ट दिया, ठीक है, यानी कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। तो आर्मी अल्फा क्या करता है, आर्मी अल्फा जो होता है शिक्षित यानी जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए टेस्ट होता था, और जो आर्मी बीटा होता है जो अशिक्षित यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता था, बीटा में। अगर पूछा जाए कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन आता है टेस्ट, तो आता है आर्मी अल्फा टेस्ट, एक आता है आर्मी बीटा टेस्ट।
आर्मी अल्फा क्यों, मतलब आर्मी अल्फा किसके लिए किया जाता? तो जो शिक्षित यानी कि जो पढ़े लिखे होते थे, यानी कि समूह में जो पढ़े लिखे होते हैं तो समूह में इनका टेस्ट किया जाता था। आर्मी बीटा में ये टेस्ट होता था जो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, उनको किया जाता था। इसका समय अगर पूछा जाए, यानी कि इसका अगर उसे समय तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेन करके पढ़ा जाए तो चीज़ें समझने में आसानी हो जाते हैं। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म कब हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसमें जो हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, जो हिस्सा ले रहे थे तो उसमें तो पता लगाना पड़ेगा ना कि कौन सा अनपढ़ है, कौन सा अनपढ़ है, यानी कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, तो उसका टेस्ट किया जाना चाहिए, तभी तो वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले सकता है। तो जो अमेरिका के एसोसिएशन यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो थे, एसोसिएशन ने बुद्धि परीक्षण की एक समिति बनाई, ठीक है, उसमें इन्होंने ये टेस्ट का उदय किया, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि जो अकेले पर्सन का एक पर्सन में किया जाता है, एक समूह के बारे में होता है, ठीक है। व्यक्तिगत में हमने बताया, शाब्दिक बताया, अशाब्दिक बताया, ठीक है। सामूहिक में हमने आपको आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण जो होता है उसके महत्व के बारे में, यानी कि जो बुद्धि का परीक्षण किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका जरूरी क्या है, क्या क्या बेनिफिट देता है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है बुद्धि, पहले पॉइंट पे शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि बुद्धि का जो परीक्षण होता है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा को आप जागरूक करते जान पाओगे कि हाँ ये बालक इतना इसका बुद्धि तेज है, तो इसको अगर सिखाओगे तो सीख पाएगा, ठीक है। जितना कोई भी चीज़ों को पढ़ाओगे तो यानी कि आप प्रतिभाशाली बच्चा कौन है जान पाओगे, आप अतिश्रेष्ठ वाला बालक कौन है जान पाओगे, औसत वाला बालक कौन होता है, सामान्य वाला यानी कि मंद बुद्धि वाला होता है। जैसे कि इसको 70 जो उसका IQ लेवल है तो क्या हो सकता है उसको किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो आप कैसे जान पाओगे? आप जब बुद्धि परीक्षण करोगे तभी तो जान पाओगे। तो वहाँ तो क्या निकलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, आगे यहाँ पे क्या है, आगे है व्यवसाय में उपयोगी, यानी कि व्यवसाय में भी उपयोगी, यानी कि कौन सा व्यवसाय में नॉलेज होगा इसका, ठीक है। अब आगे हम बात करें कौन सा है, सेना के क्षेत्र में मंद बुद्धि बालकों को पता लगाने में कि कौन सा 70 से है, कौन सा 80 है, किसका IQ लेवल 90 है, किसको 110 है, किसका 130 है, किसका 140 यानी कि प्रतिभाशाली है। तो क्या मंद बुद्धि का पता लगाने में कि कब कितना है। रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम निर्माण के लिए व्यक्तिगत विविधताओं का, यानी कि कैसे जान पाओगे कि ये बच्चा व्यक्तिगत, यानी कि कैसे आप जान सकोगे कि ये बच्चा किसी और से अलग है, उसका बुद्धि परीक्षण किया जाएगा, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से आप करोगे तो क्या निकलेगा, उसका IQ लेवल का पता निकलेगा। आगे हम बात करें बुद्धि जो होता है बौद्धिक विकास की अवस्था, यानी कि बौद्धिक विकास की अवस्था क्यों पड़ी, ठीक है, बौद्धिक विकास की अवस्था क्यों होती है। तो आगे हम बात करें, यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले ऐच्छिक क्रियाओं के लिए, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था के लिए, निर्देशित क्रियाओं की अवस्था के लिए और नियोजित क्रियाओं की अवस्था के लिए। फिर आगे हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि शरीर से अगर स्वस्थ रहेगा तो इसका विकास भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे है लिंग भेद। लिंग भेद क्या होता है, यानी कि लड़की लड़का भी बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती है विकास के क्षेत्र में। लड़कियां हुई ज़्यादा जल्दी उसका हाइट नहीं बड़ा होता, लेकिन लड़कों का जल्दी बड़ा हो जाता है। उसके बाद में क्या है, बालक के जन्म क्रम होता है। बालक जन्म क्रम में हम क्या देखते हैं कि यानी कि शहर में बच्चा पैदा हुआ या फिर गाँव में पैदा हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ है, या फिर हो सकता है कि 7वें महीने में 8वें महीने में, सब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा विकास को प्रभावित करता है। अगले पॉइंट पे है समाज, यानी कि समाज उसका कैसा, समाज में कैसा मिलता जुलता है, तो उससे भी यानी अच्छे समाज में रह रहा है या बुरे समाज में रह रहा है तो उसका विकास में भी वैसा जो इफेक्ट डालेगा। उसके बाद में व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत में क्या होता है कि देखो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो सामने वाला बच्चा यानी कि भाई बहन है तो दोनों समान तरह से बढ़ेंगे, समान ही उनकी विकास होगा, ठीक है। अगले नंबर पे है व्यक्तिगत के बाद में क्या, विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है कि देखो बालक से यानी कि अपने सहपाठी से कैसे व्यवहार करता है, टीचर से उसका कैसे संबंध है, तो ये इससे भी विकास को प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है। अगले नंबर पर शिक्षा, यानी कि बच्चा जब पढ़ा लिखा रहता है, शिक्षा रहता है या अशिक्षित रहता है, ठीक है, तो अशिक्षित और शिक्षित में दोनों में विकास में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अपने आस पड़ोस में देख सकते हो। उसके बाद में क्या, आस पास का वातावरण, यानी कि अगल बगल। हमने आपको बुद्धि के परीक्षण में आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बुद्धि के परीक्षण में बताया कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की जो होता है कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है, हमने बताया कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। फिर हमने बताया आपको IQ लेवल किसने दिया था, अगर पूछा जाए IQ जो शब्द है वो किसने दिया था, तो IQ का जो शब्द है उसने किसने दिया था, ईस्टर्न ने दिया था, ठीक है, ईस्टर्न ने दिया था। उसके बाद हमने बताया कि जो IQ लेवल का जो भी सूत्र है, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो होता है वो किसने दिया था, तो वो दिया था टर्मन जी ने दिया था। इतनी सारी जो बातें हमने आपको बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद में हमने बताया कि शरीर के आधार पर और मानसिक के आधार पर किसने दिया, ठीक है। अगर आप क्लास को नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा क्लास को देख लेना, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। आज का हमारा जो क्लास था बनी कि बुद्धि का परीक्षण जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको बुद्धि के परीक्षण में बुद्धि का बता दिया और जितने सारे सिद्धांत था उस सिद्धांत के बारे में बता दिया है, और जो बुद्धि का परीक्षण होता है, बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है वो सब हमने बता दिया है। आशा करते हैं आपको जितनी सारी क्लास हमने आपको समझाई वो सब समझ में आ गए होगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।